गुड मॉर्निंग। आप लोग बोल लेते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? थोड़ी इसकी बढ़ा दो, मेरी कम है, हल्की सी बढ़ाओ जी। तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें हैं, फिर आगे बढ़े। कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं? बुज़ुर्ग लोग तो कुछ होंगे, बाकी तो सब नए हैं। बस ठीक, हल्का सा कम कर दो। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोड्यूस हो जाएं। बेटा देवानंद कहाँ से? लखनऊ से हैं। देवानंद लखनऊ में आ गए? हाँ, लखनऊ से। अच्छा, आप? ठीक है। बहन? अच्छा, कहाँ से बेटा? लखीमपुर। अच्छा अच्छा, आप इसको देखो, उसे स्टिक करो। हाँ बेटा। अच्छा, कहाँ से? सॉरी। अच्छा अच्छा, आजमगढ़। कहाँ से बेटा? लखनऊ से। अच्छा, बिहार से हैं आप? कहाँ है बिहार में भाई? बेगूसराय से। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, कहाँ से भाई? हैं? गोरखपुर से जी। अच्छा, कहाँ से हैं? देवरिया से। अच्छा, नाम आपका सिद्धार्थ नगर है? अच्छा अच्छा, मतलब सिद्धार्थ नगर से हैं आप? ओके। हाँ, अच्छा जी। शांत रहें बहन। बगल वाली बहन। आप बहन? और यहाँ कौन है? हाँ, लखनऊ। अच्छा, हाँ बेटा। अच्छा 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 जी। अच्छा, कहाँ से आप? गोरखपुर से। अच्छा, ठीक है, बैग उतार लीजिए, आराम से बैठ जाइए। ठीक है, चलिए। मेरा नाम आसिफ इकबाल है, आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते तो जान ही लीजिए। ठीक बात है। और बाकी मैं पढ़ाता हूँ, उसी से पता चल जाएगा कि मेरा परिचय क्या है। ठीक है, देखिए पहले तो मैं आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपने साल भर के सिलेबस को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने, आज 3 जून है, तो वी हैव स्टार्टेड द बैच। क्लियर? तो हम उसको पूरा कैसे कैसे क्या लेकर के चलेंगे, क्या हमारा स्टडी मटेरियल होगा, किस तरीके से हम लोग क्लास के अंदर क्या यूज़ करेंगे, क्या मैं आपको करवाऊंगा, आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जो भी पढ़ाई होगी दैट विल बी कम्प्लीटली NCERT बेस्ड, राइट? क्योंकि अगर आपने इस बार का पेपर देखा हो या एग्ज़ाम दिया हो तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर चीज़ें, मतलब ज़्यादातर चीज़ें क्या है, 99% चीज़ें NCERT ही है। ठीक है, तो हमारा जितना भी कंटेंट चलेगा वो किसके अकॉर्डिंगली चलने वाला है? NCERT। ठीक है, और NCERT में आप जानते हैं कि 11th के अंदर और 12th के अंदर दो दो किताबें, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, और 12th में भी फर्स्ट पार्ट, और टोटल कितनी पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। क्लियर? और चैप्टर्स की अगर आप संख्या देखेंगे पुरानी NCERT के मुताबिक, नई वाली नहीं, वो है 30। कितने हैं? ठीक है, ऑलमोस्ट 15 चैप्टर 11th में हैं और 15 12th में है। ठीक है, तो टोटल चैप्टर्स की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि हमारी जो स्टडी चलेगी वो बिल्कुल ही NCERT जैसे चल रही है वैसे ही हम लोग लेकर के चलेंगे। जो NCERT के चैप्टर्स हैं वही मेरे चैप्टर्स होंगे आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एज इट इज़ हम लोग चलने वाले हैं। क्लियर?
तो इसमें जैसे आप लोग फिज़िक्स को देखेंगे तो ये अलग अलग तरीके से बांट दी जाती है। मिसाल के तौर पे कोई बोलेगा कि पहले जो है वो मैकेनिक्स है ना, पहले बोलेगा कि मैकेनिक्स है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो हम लोग उस तरीके से बात नहीं करेंगे, बात हम लोग पूरी पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। ठीक, तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग क्या कंटेंट यूज़ करेंगे क्लास के अंदर और क्लास के बाहर। देखिए, हमारे पास सबसे पहले सभी लोगों के पास में एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, राइट। अगर पुरानी वाली है तो अच्छी बात है, और नई वाली है तो भी कोई बात नहीं है। क्लियर। और हमारे पास ये एक मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल कुछ लोग को मिल गया होगा। ये मॉड्यूल आपको 6 पार्ट में मिलेगा, 6 पार्ट्स होंगे इस मॉड्यूल के। ठीक, इस मॉड्यूल के अंदर जो मैं आपको थ्योरी की जहाँ तक बात करूँ तो जो थ्योरी पार्ट होगा उसका मैं आपको नोट्स बनवाऊँगा। ठीक, आपको प्रॉपर वे में लिखवाऊँगा, हर एक चैप्टर को नोट्स बनवा के प्रॉपर हम लिखवाएंगे। क्वेश्चंस के लिए अगर आप देखेंगे तो हर चैप्टर में इसके कुछ डीपीपी दे रखा है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ आपके सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रखे हैं, ये चैप्टर के अंदर अंदर दे रखे हैं, और चैप्टर के बाद आपको एक्सरसाइज दे रखा है। ठीक बात है। तो डीपीपी, एग्जाम्पल और सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसे कराना मेरी जिम्मेदारी होगी इसमें, और जो एक्सरसाइज होगा वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, तो स्टडी मटेरियल के नाम पे हम सिर्फ ये मॉड्यूल यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। एनसीईआरटी जो बुक है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स होंगे और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो मैं क्लास में आपको करवाऊँगा। तो बहुत ज़रूरी है आपके पास एनसीईआरटी की बुक होना। जिनके पास है अच्छी बात है, और जिनके पास यदि नहीं है तो परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, नई वाली मिले नई वाली, पुरानी वाली मिले पुरानी वाली। बेहतर है वैसे पुरानी वाली अगर मिल जाती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो नई वाली भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो शुरू किया जाए। अरे हाँ या ना, कुछ कुछ बोलते रहिएगा हाँ ना। ठीक है, तो शुरू करा जाए। अगर आप नई वाली एनसीईआरटी देखें, यानी जो रिड्यूस सिलेबस हो गया है उसके मुताबिक देखें, तो पहला चैप्टर तो आपके हटा दिया गया जो था फिजिकल वर्ल्ड। ठीक बात है। पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड नाम का एक चैप्टर था। आप में से कितने लोग 12th पास हैं? अरे काफ़ी लोग। आप नहीं पास हो 12th अभी 12th में हैं आप? अभी 11 में। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड था, उसे गायब कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा, थोड़ा मोड़ा जानकारी दूंगा, ज़्यादा जानकारी आपको नहीं देने वाला। तो हम लोग पहला जो चैप्टर शुरू करेंगे वो शुरू करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कौन सा चैप्टर है जी? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यहीं से हमारी बात शुरू होगी। लेकिन इस बात में भी मैं थोड़ा सा पुरानी बात आपसे करूंगा, यानी कुछ फिजिकल वर्ल्ड की बात करूंगा, तब ये चैप्टर की शुरुआत होगी। ठीक, तो बताया जाए। आप लोग अपनी नोट्स में हेडिंग डाल लें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। नोट्स आप प्रॉपर बनाइएगा। बोलूं? शुरुआत करें। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि भाई फिज़िक्स क्या है? व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स क्या चीज़ है? ठीक, कितने लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले हैं? वेरी गुड। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं हिंदी भाषा भी बोलूँगा, ठीक है, पर ये कोशिश करिएगा कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश पे आ जाएं। इसका हिंदी मतलब है इकाई और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक, तो सबसे पहली बात ये है कि ये फिज़िक्स क्या बला है? ये फिज़िक्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अरे नहीं पढ़ रहे क्या? यस और नो? तो फिज़िक्स है क्या चीज़?
बताइए। हाँ जी, नेचुरल फिनोमेनॉन को फिजिक्स कहते हैं। नेचुरल फिनोमेनॉन की स्टडी करना भाई ने बताया कि फिजिक्स है। अच्छा एक बात और है, क्लास में रिस्पॉन्ड करिएगा। कोई मतलब मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ लाशें बैठी हैं, जिंदा लोग के बीच में क्लास हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, गलत बोलिए सही बोलिए पर बोलिएगा ज़रूर, ठीक बात है। तो आपने कहा, खड़े हो जाएं अपनी जगह पर भाई, क्या कहा आपने कि नेचुरल फिनोमेनॉन की स्टडी फिजिक्स कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपने एक शब्द यूज़ किया मेरे भाई, नेचुरल फिनोमेनॉन, राइट, यही तो यूज़ किया। तो मुझे बता सकते हैं नेचुरल फिनोमेनॉन क्या चीज़ है? जैसे दिन से रात होता है। क्या बात है, वाह, सुबह से शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। पंखा का चलना नेचुरल फिनोमेना है? पंखे का चलना एक नेचुरल फिनोमेना है? अरे रुको जाओ, भैया को बोलने दो, निकाह इन्हीं का हो रहा है। हाँ, ये हवा, पंखे से जो हवा चल रही है, क्या ये एक नेचुरल फिनोमेनॉन है? कंफ्यूजन है। अच्छा है, हम लोगों ने पंखा बनाया पर वो चल खुद रहा है, फिर तो बिजली का बिल नहीं आना चाहिए। अब आप बताइए कैसा, मैं सुनने के लिए। देखिए एक बात याद देखिएगा, हम लोग क्लास में हैं, ये कथा या मिलाद नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वी विल डू टू वे कन्वर्सेशन, ठीक है। हम वन वे पे नहीं चलेंगे कि मैं बोले जा रहा हूँ, आप सुने जा रहे हैं, समझ में आए चाहे नहीं समझ में आए, बीच में बोलो तो को मत जय माता दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी होगा एकदम, हाँ जी भाई, कोई बात नहीं, आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं। आपने बात तो बहुत सही बोली है, लेकिन एकदम सही नहीं बोली है, ठीक है, लेकिन काफ़ी कुछ सही है। तो आप नेचुरल फिनोमेनॉन को क्या समझते हैं? ठीक है, कोई बात, इतना आपने बता दिया बहुत है, ठीक है। जो भाई ने बताया वो एक इंटरनेट की डिफिनीशन है। गूगल में आप डालेंगे व्हाट इज़ फिजिक्स, ये लिख के आएगा, नेचुरल साइंस फिजिक्स। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात मैं शुरू करूँगा आपके सामने कि यूनिवर्स क्या चीज़ है। पहले तो मैं यूनिवर्स को समझाऊं, क्योंकि मेरी बात वहीं से शुरू होगी जहाँ से हम शुरू हुए हैं। व्हाट इज़ यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या चीज़ है। क्योंकि देखिए, अपने को कंसेप्ट इतना मजबूत रखना है भाई। आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में आप अच्छा नहीं करने वाले। और कॉन्फिडेंस लेवल उसी बच्चे का हाई होगा जो किसी भी चीज़ को जब पढ़ता है उसे सही से जानता हो। जानना एक बात है और सही से जानना बिल्कुल अलग बात है, ठीक बात है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज़ यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है। तो अब आप लोग बताइए, हम यहीं से बात अपनी शुरू करेंगे, फिर हम लोग आएंगे फिजिक्स वगैरह में। तो ये ब्रह्मांड क्या चीज़ है, यूनिवर्स क्या चीज़ है। आप में से कितने लोगों ने यूनिवर्स वर्ड का नाम सुना है? सुना है ना? अरे ये कैसे, आपने बहन कभी नहीं सुना? दीदी आपने? तो फिर मुकर क्यों रही हैं? सुना है ना? हाथ उठाइए जितने लोगों ने सुना है। सुना है? आपने नहीं सुना भाई? सुना है। तो जानते हैं आप यूनिवर्स क्या चीज़ होती है, ब्रह्मांड क्या है, बताएं। यूनिवर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्लैनेट एंड दिस एंड दैट। बहन आप बताओ, बैठ जाइए बेटा, आप बताइए, आपने यूनिवर्स का नाम सुना है बहन? बताइए। बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्बिनेशन इज इन्वायरमेंट। या आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स। बैठ जाइए। बहन आप बताओ यूनिवर्स क्या है? मैं क्या बताऊँ, मुझे तो मिस यूनिवर्स पता है।
कोई बता सकता है आप में से यूनिवर्स क्या है? कोई भी नहीं बता सकता? चलो अच्छा, हाँ बताइए बहन, आप तो बुजुर्ग हैं, चलिए अच्छा बता ही दीजिए। किसके बाद बेटा? क्या हुआ उसके बाद बेटा? हैं? नाश्ता वाश्ता कर ले हम लोग? चलिए अच्छा बैठ जाए, अच्छी बात है, ठीक है। देखिए यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक सिस्टम है, समझिएगा बहुत ध्यान से। व्हाट इज यूनिवर्स? क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताऊंगा वही बात हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कर रहे होंगे। क्लियर? यूनिवर्स क्या है? एक सिस्टम। अब ये सिस्टम को हिंदी में वैसे तो निकाय कहते हैं, लेकिन इस सिस्टम वर्ड का क्या मतलब है? सिस्टम से क्या समझते हैं आप? हाँ बताना चाहते हैं आप? जिसका जिसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यानी चोर एक सिस्टम है। जिसका इन्वेस्टिगेशन करे वो सिस्टम है। आपने कहा तो चोर भी तो एक सिस्टम है। जिसमें क्या हो रहा है बेटे? कुछ काम हो रहा है। जहाँ काम नहीं हो रहा वो सिस्टम नहीं है, वो सराउंडिंग है। वाह, मतलब अगर मान लीजिए एसी स्विच ऑफ है तो वो सिस्टम नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ सिस्टम क्या है। सिस्टम एक्चुअली क्या है? कोलैबोरेशन है। आप कोलैबोरेशन बोल सकते हैं या ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है, राइट। सिस्टम जो है एक ग्रुप है। किसका? बॉडीज का। किसका ग्रुप है? बॉडीज का, जो कोऑर्डिनेटेड वे में यानी आपसी सामंजस्य से किसी काम को परफॉर्म कर रहा हो। जैसे हमारे घरों में फैन लगा है, आप लोग के घर में नहीं लगा है? लगा होगा। या आपके घर में एसी लगा है, तो एसी इज अ सिस्टम, फैन इज अ सिस्टम। इस फैन के अंदर ब्लेड है, कटोरा है, अंदर कॉइल है। ये सब मिल मिला करके क्या बना रहा है? हवा देने का यंत्र, जिसका नाम क्या है? फैन। और फैन इज अ सिस्टम। सिंपल बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? तो यूनिवर्स भी क्या है? एक सिस्टम है। और सिस्टम है तो ये ग्रुप होगा जिसमें कई बॉडीज होंगी जो आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रही होगी, आपसी सामंजस्य से कर रही होंगी। यस और नो? अब ये जो यूनिवर्स है, इसके जो फंडामेंटल बॉडीज है, जो मौलिक इसके अंदर मौजूद बॉडीज हैं, वो 3 है। वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 3। एक का नाम है स्टार, एक का नाम है प्लैनेट, और एक का नाम है, बहुत अच्छा पता नहीं क्या बोला, सैटेलाइट। एक का नाम क्या है? अरे एक का नाम स्टार, इसके अलावा भी बहुत सी बॉडीज हैं। ये फंडामेंटल बॉडीज हैं, ठीक। स्टार कौन है? जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे सन एनर्जी पैदा कर रहा है, तो सन क्या हो गया? एक। जो स्टार के चारों तरफ घूमे और जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमे, समझ में नहीं आया? आया नहीं आया? कन्फर्म है? तो हर स्टार का अपना परिवार होता है। जैसे हमारा स्टार यानी पृथ्वी का स्टार कौन है? सन है। सन का अपना परिवार है जिसमें 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? एक ड्वार्फ प्लैनेट भी है, प्लूटो। तो कुल 8 प्लैनेट है। ठीक बात है? यस और नो? तो हर स्टार का अपना क्या होता है? एक परिवार होता है। क्लियर? अब ऐसे अगर बिलियन स्टार्स मिल जाएं, क्या मिल जाएं? बिलियन समझते हैं ना? करोड़ों अरबों तारे जब मिल जाते हैं तो ये एक ग्रुप बना लेंगे। इस ग्रुप को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? गैलेक्सी। क्या कहेंगे? हम जिस गैलेक्सी का पार्ट है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? यानी आकाश गंगा हिंदी में कहते हैं। ठीक बात है? तो हम मिल्की वे के एक स्टार के एक प्लैनेट पे रहते हैं।
अब ऐसी अगर हम खरबों अरबों गैलेक्सी मिला दें तो वो बन जाता है क्लस्टर। क्या बन जाता है? क्या बन गया? समझ में आ रहा है? और ऐसे अरबों खरबों क्लस्टर्स मिल करके पूरे ब्रह्मांड को बनाए हुए हैं। इट इज द होल यूनिवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी हम लोग यूनिवर्स के किसी एक क्लस्टर के, किसी एक गैलेक्सी के, किसी एक स्टार के, किसी एक प्लेनेट के, किसी एक देश के, किसी एक स्टेट के, किसी एक जिले के, किसी एक शहर के, किसी एक बिल्डिंग के एक रूम में बैठे हैं। तो हम लोग यूनिवर्स में कहां बैठे हैं? शायद डॉट भी नहीं कह सकते हम ना, एक पॉइंट पे भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यूनिवर्स कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। गणित कहती है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते उसे बोलो इनफाइनाइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्स का साइज क्या है तो आप क्या कहोगे? इनफाइनाइट। बोलोगे नहीं बोलोगे? समझ में आया नहीं आया? यस और नो? अब आइए अगली बात करते हैं। अगली बात, नेक्स्ट, राइट? यूनिवर्स क्या चीज है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यूनिवर्स को अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं ये एक सिस्टम। व्हाट इज दिस? सिस्टम, ग्रुप ऑफ बॉडीज। कंफर्म है? इतनी बात सबको क्लियर है? अगर ना समझ में आए तो फौरन कह दीजिएगा कि नहीं समझ में आया, ठीक है? अब आइए इसके आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स जो बना हुआ है हमारे पास, इससे संबंधित दो बातें होंगी, बल्कि तीन बातें होंगी, दो तीन बातें होंगी। पहली बात, इसे किसने बनाया है? हु हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स, राइट? और इसे कैसे बनाया है? हाउ इट हैड बीन क्रिएटेड एग्जैक्टली। इसे कैसे क्रिएट किया गया, राइट? बोलो। और तीसरा, ये यूनिवर्स काम कैसे करता है? हाउ इज इट ऑपरेटेड? ऑपरेशन इसका समझना आपने, ठीक बात है? जो लोग किताबों में या कॉपीज में देख रहे हैं अभी बंद कर दो सब, मेरी बात आप सुनो। बहन बुक बंद कर दो, माँ कसम मैं वही पढ़ा रहा हूं जो उसमें लिखा है, मेरा विश्वास करें, ठीक बात है? अरे यस और नो? तो पहला सवाल क्या हमारा? हु हैज? तो हु हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स, इस सवाल का जवाब तो साइंस के पास नहीं है। जैसे आप लोग बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड एक चैप्टर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? पर्पस ऑफ लाइफ किसी को नहीं पता है। लाइफ पता है, लिविंग पता है, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ साइंस के पास नहीं है। वो कहता है इसका जवाब फिलॉसफिकल है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल आंसर हो सकता है। तो ठीक इसी तरीके से हु हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, किसने इस यूनिवर्स को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, इसका सवाल आध्यात्मिक हो सकता है, साइंटिफिक नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा मान लेते हैं कि इसको किसने बनाया? भगवान ने। किसने बनाया है? पर अब मैं भगवान के नाम पर उस भगवान की बात नहीं कर रहा हूं भाई और बहनों, जो भगवान मार्केट में है, चाहे किसी भी धर्म के हों आप, किसी भी रिलीजियस बिलीफ के हों आप, लेकिन आप लोग जो भगवान जानते हो वो भगवान एक्चुअल भगवान नहीं है, वो रॉन्ग नंबर है। समझ रहे हैं आप? हाँ, गॉड क्रिएटर है, भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। जैसे किसी ने एसी बनाई है, आपके घर में एसी लगी है, बोलो भैया, तो आप एसी के मालिक हैं। विश्वास नहीं कई लोग को। अगर आपके घर में एसी लगी है तो अगर एसी के मालिक चोरी की एसी है क्या? एसी के मालिक आप ही हुए ना? अरे बोलो भाई, अगर आप एसी के मालिक है तो इसका क्या मतलब है? एसी के अंदर घुस के बैठे हैं? बोलो भैया, आप एसी में घुस के बैठे हैं क्या? लेकिन यू आर द ओनर ऑफ एसी। आप जब चाहे ऑन करें, जब चाहे ऑफ करें। तो भगवान इसका ओनर है और ओनर इसका हिस्सा नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि कण कण में भगवान है,
तो कहिएगा फिर बाथरूम में अपनी प्रार्थनाएं करो, बाथरूम में जाओ, पूजा पाठ करो, नमाज पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ते? एक कणकणा में भगवान है। अरे हाँ या ना? वो अगर यूरिन आपके बॉडी में है तो आप पवित्र हैं, और निकल गया तो अपवित्र। अरे यार, नहीं समझ रहे हैं आप? ये तो ढकोसलेबाजी हो गई ना फिर तो। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो भगवान इस यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। भगवान इज द ओनर ऑफ यूनिवर्स, वो इसका पार्ट ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एसी के मालिक हैं पर एसी के अंदर नहीं है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान का है। नहीं समझे? एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, नॉट एवरीथिंग इज गॉड। आपका नेटवर्क आ रहा है या पांचों डंडी गायब हो चुका है? नो सर्विस लिखा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए आपका बेस जितना तगड़ा होगा उतनी बेहतरीन इमारत बनाएंगे आप। कहीं कंफ्यूज नहीं हो सकते पूरे फिजिक्स में। सेल्फ इंडक्शन जब पढ़ाऊंगा कहोगे अरे वाह क्या बात है, मजा आ जाएगा। लेकिन ये बात समझना जरूरी है, ठीक है? तो हु हैज क्रिएटेड द गॉड, और वो गॉड नहीं, मार्केट वाला गॉड नहीं है। लोग भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। अरे बोलो भाई, बोल रहे आप क्या कर रहे हो? बोले मैं ना भगवान को खुश करना चाहता हूं। भगवान गब्बर सिंह और आप पसंद ही नहीं है, और आप भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं? औकात नहीं, राइट? हम जो करते हैं अपने लिए करते हैं, चाहे हम पूजा पाठ कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। नथिंग इज फॉर गॉड, नथिंग इज इन द नेम ऑफ गॉड हो सकता है, बट नथिंग फॉर गॉड। क्लियर? तो क्लियर है, गॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, राइट? अच्छा, हाउ इट इज क्रिएटेड, इसका जवाब साइंस के पास है। और साइंस कहती है कि बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी से इसका जवाब है। ये बायोलॉजी में भी पढ़ोगे आप और फिजिक्स में भी है। ये थ्योरी कहती है कि ये ब्रह्मांड एक चट्टान था, एक रॉक था, एक बॉडी थी, और इसमें बैंग हुआ। बैंग मतलब धमाका, ब्लास्ट। और धमाका हुआ तो कोई स्टार बना, कोई प्लैनेट बना, कोई फलाना बना, कोई धमाका बना, और पूरा यूनिवर्स बना। तो आप मेरे से एक सवाल करोगे कि हम भी तो दिवाली में पटाखा फोड़ते हैं, जलाते हैं, धमाका होता है, लेकिन इतना अच्छे से सब व्यवस्थित नहीं होता। अरे हाँ या ना? ये कैसा धमाका है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है? अरे बोलो भाई। दैट्स वाई आपको मानना पड़ेगा कि somebody has created universe। नहीं समझे आप? क्योंकि अगर नेचुरल धमाका होगा, अपने आप धमाका होगा, तो इतने व्यवस्थित नहीं हो सकता। समझे नहीं पा रहे? समझ रहे हैं ना? तो हाँ, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी सूर्य से बनी है। अर्थ जो है वो सूर्य से टूट के बनी है, ये मान नहीं रहे हैं। अरे हाँ या ना यार? अर्थ किसका हिस्सा रहा होगा? सूर्य का। उससे टूटी, अलग हुई, क्या बन गई? पृथ्वी। आप कहोगे एक बात बताइए, ये दावा कैसे कर सकते हैं कि सूर्य से टूट के बनी है? हो सकता है किसी और स्टार से टूट के बनी हो तो। अच्छा मान लीजिए इस दीवार के पास थोड़ी सी सीमेंट गिरी है, थोड़ी सीमेंट गिरी, ये दीवार दिख रही है आप? भगवान से डरिए, क्या ये दीवार दिख रही है आपको? मान लीजिए इसके पास सीमेंट गिरी है, और मैं आपसे कह दूं कि ये जो सीमेंट है ना, ये ताजमहल का है। कितने लोग मानेंगे आप में से? हैं? चेक करवाना पड़ेगा थ्योरेटिकली, बिना चेक किए। क्या आप मानेंगे? नहीं। आप कहोगे लॉजिकली गलत है भाई, कहाँ ताजमहल, कहाँ ये महल, कहाँ से हो जाएगी? तो अर्थ किसके सबसे करीब है? सूर्य के या किसी अन्य स्टार के? अरे बोलो भाई, किसी और स्टार के करीब है या सूरज के? सूर्य के, सन के करीब है ना। तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि किससे टूट के बनी है? सन।
गेटिंग माय पॉइंट? तो किससे टूट के बनी है? सन से। तो बहरहाल बिग बैंग कहती है कि टूटे फाटे बन गया, राइट? लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रह्मांड एक सिस्टम है और भगवान इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जैसे एसी बनाने वाले ने एसी बनाया पर वो इसका सिस्टम का हिस्सा नहीं है। भगवान इज द मैन्युफैक्चरर। ठीक बात है? अरे हाँ या ना? अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। दुनिया में जो चीज भगवान की तरफ से है वो नेचुरल है और जो इंसान की तरफ से है वो आर्टिफिशियल है। जैसे आप बेंच पे बैठे हो, चेक कर लीजिए, क्या आप बेंच पे बैठे हैं? बहुत डल रिस्पांस दे रहे हैं। मुझे लग रहा है ऐसा जैसे मैं कब्रिस्तान में लेक्चर ले रहा हूं। बहन को देख के तो और एहसास हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप बेंच पे बैठे हैं। बेंच आर्टिफिशियल है या नेचुरल? क्यों? मैनमेड है, लेकिन उसमें लगी हुई लकड़ी है। समझ में नहीं आया? आ गया? जो भगवान की तरफ से है वो क्या हो गया? नेचुरल। और जो इंसान की तरफ से है वो क्या है? समंदर, सी, बारिश है, फ्रिक्शन का लगना। अरे बोलो भाई, नेचुरल। डाइजेस्टिव सिस्टम बोल ही नहीं पा रहे हैं। नेचुरल है? अरे नहीं है। उसको सोप बबल को फूकोगे, सोप फिल्म को फूकोगे तो स्फेरिकल शेप लेगा। नेचुरल है? अरे यस और नो? देयर आर सो मेनी फिनोमेना। पानी छोड़ोगे कहां जाएगा? हैं? कोई खेत में बोल रहा है। पानी छोड़ो कहां जाएगा? क्या नेचुरल है? पेन छोड़ू कहां गिरेगा? नेचुरल है? इंसान ने बनाया भगवान की तरफ से। भगवान की तरफ से इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। यस और नो? पेन का नहीं पूछ रहे बहन, पेन का गिरना। आप समझ नहीं पा रहे। क्लियर है? हु हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स? द गॉड। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नास्तिक होंगे, एथिस्ट होंगे। है कोई आप में से? वो पूछ रही तुम मुझसे, क्या बोली है वो? एथिस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान में नहीं मानता है। आप मानती हैं? आप भगवान में मानती हैं? बेटे मैं निकाह पढ़वा रहा हूं, एक बार में क्यों नहीं बोल रही हो? एक बार में बोलिएगा, ठीक है ना? हाँ, आप सही बोलिए, गलत बोलिए, पर बोलिएगा, ठीक है? आप भगवान मानती हैं? अच्छा हुआ हाथ में कुछ था नहीं तो फेंक के मार देती। तो ठीक है, आप मान जाएंगी कुछ दिन बाद, ठीक है? तो द गॉड हैज क्रिएटेड और द यूनिवर्स एंड बिग बैंग थ्योरी इसके बारे में बताती है कि कैसे यूनिवर्स है। लेकिन है तो ये एक सिस्टम। एक यूनिवर्स क्या है? एक सिस्टम है। बोलो भैया। एक नेचुरल सिस्टम है। कैसा? तो अब कोई भी मशीन या कोई भी सिस्टम कोई बनाता है, जैसे एसी को किसी ने बनाया है तो वो बैठ के एसी चला रहा है। हम लोगों ने फैन को बनाया, फैन बनाने वाली कंपनी ने फैन बनाया है, तो क्या वो डंडा लेके फैन चला रहा है? नहीं। उसको चलने चलाने के लिए उसने एक मैकेनिज्म बनाया है। क्या बनाया है? मैकेनिज्म बनाया है। उस मैकेनिज्म के आधार पे ही चीजें चल रही हैं। सत्य वचन। तो भगवान ने इस ब्रह्मांड नाम के सिस्टम को बनाया, यूनिवर्स नाम के सिस्टम को बनाया, तो इसको भी चलने के लिए मैकेनिज्म बनाया और यहां पर कुछ लॉज दिए। क्या दिए? और कुछ प्रॉपर्टीज दी। इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या दिए? लॉज एंड, बोलो भैया क्या दिए? लॉज एंड प्रॉपर्टीज। ये दो चीजें भगवान की तरफ से इस ब्रह्मांड में आई हैं, लॉज एंड प्रॉपर्टीज। उसमें से कुछ लॉ साइंटिफिक है और कुछ नॉन साइंटिफिक। कैसे हैं? कुछ लॉज कैसे हैं? साइंटिफिक, और कुछ कैसे हैं? लेकिन भगवान ने इस ब्रह्मांड को ऑपरेट होने के लिए लॉज दिए और
नियम दिए और प्रॉपर्टी। तो क्या हम इसे नेचुरल लॉ कहेंगे? अरे यार, हम क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉ बोलेंगे ना, और नेचुरल प्रॉपर्टीज भी बोलेंगे। यस और नो? द गॉड हैज गिवन नेचुरल लॉज एंड प्रॉपर्टीज टू द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए। और वो लॉज साइंटिफिक भी हैं और अब इसका मतलब क्या है? एनसीईआरटी जिसका जिक्र करती है उस पर मैं बात करूंगा आपसे। साइंटिफिक लॉज का मतलब होता है ऐसा नियम जिसे आप ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव कर सकते हो, उसका वेरिफिकेशन कर सकते हो। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का लॉ ऑफ, इसको मैं छोड़ दूं कहां गिरेगा? गिरा? नहीं गिरा क्या? मेरा हाथ नीचे ही है बेटा। अच्छा, एक बात मैं बता दे रहा हूं, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं ना? कईयों को विश्वास नहीं है। साइंस के स्टूडेंट है ना? शब्दों पे कड़ी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी शब्दों पे पकड़ नहीं है तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके बाहर निकलोगे और कहोगे मुझे आता था, ओ शिट। उसका कोई फायदा? वर्ड्स पे अपनी पकड़ बनाइए। बहन, मैंने ये नहीं कहा कि जमीन पे, मैंने कहा नीचे। तो मैं नीचे, तो मेरा हाथ है ना, नीचे गिरा? गिरा। इसका गिरना इस बात का सबूत है कि लॉज ऑफ ग्रेविटेशन सही है। हम उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी कर सकते हैं। हाँ ना बोलो। लेकिन कुछ नॉन साइंटिफिक लॉज भी दिए भगवान ने, राइट? यानी कोई ऑब्जर्वेशन होगा, एक्सपेरिमेंट वगैरह से उसको हम प्रूव नहीं कर सकते। जैसे एक लॉ है, पता नहीं आपने सुन रखा है नहीं सुन रखा है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट सुना कभी? लॉ एनसीईआरटी में इसका जिक्र है, इन लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का नियम। दुनिया के हर इफेक्ट के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। बिना कारण के कोई दुनिया में चीज नहीं हो सकती है। इस दुनिया में चमत्कार नहीं होते। जो हमें समझ में नहीं आता, जिसका कारण हम उसे चमत्कार कह देते हैं या जादू कह देते हैं। आप में से कुछ लोगों ने जादू देखा, मैजिक शोज देखे कभी? कितने लोगों ने देखा आपके? कागज जलाया, नोट बनाया, देखा ऐसा? नहीं देखा? अरे कागज को जलाया, नोट बना दिया। बोलो भाई, देखा है ना? अब आपको लगता है अरे क्या जादू है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? वो कागज जला के नोट बना रहा है। अगर कागज जला के नोट बनाना वो जानता तो जादू काहे दिखा रहा होता? इसका मतलब उसमें कोई प्रोसेस है जो हमें पता, और जब प्रोसेस पता ना हो तो हम उसे क्या बोल देंगे? या तो जादू या तो चमत्कार। लेकिन बिना प्रोसेस के दुनिया में कुछ नहीं होता। भगवान ने इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है भगवान की तरफ से, उसके पीछे जरूर प्रोसेस है। बिना प्रोसेस के कुछ नहीं हो सकता। आप चमत्कार पढ़ते सुनते होंगे, पर वो पढ़िए और सुनिए। जैसे कई लोगों को हमारे गांव में भूत मिल जाता है, उनसे बीड़ी भी मांगता है। नहीं, ऐसे लोग नहीं पाए जाते गांव में? पाए जाते हैं। आपको कहानियां बताएंगे ऐसी ऐसी जो अविश्वसनीय है। एक बार हम जा रहे थे, बड़ा मैं घुस गया, आप भी, अरे सच में तुम तो बलवान हो, शक्तिमान हो, पुरुष ही नहीं हो, महापुरुष हो। नहीं समझे आप? राइट? तो कॉज एंड इफेक्ट कहता है कि हर इफेक्ट के पीछे कोई ना कोई कॉज। अगर आप सिलेक्ट होंगे तो उसके पीछे भी कारण है, और फेल होंगे। कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, भगवान हमसे नाराज चल रहे हैं, शनि का 7.5 लगा है। ऐसा कुछ नहीं। ठीक बात है? समय के साथ आपको पता चल जाएगा। भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो भगवान ने यूनिवर्स के लिए क्या दिया है? कुछ लॉज दिए। उसमें से कैसे हैं? कुछ साइंटिफिक है और कुछ कैसे हैं? और क्या दिया साथ में? प्रॉपर्टीज दी।
ठीक? Yes, sir. अगर मैं कहूं कि ये नेचुरल लॉज हैं तो आप एग्री कर जाएंगे क्योंकि भगवान ने दिया है। अरे यार बोलो, और नेचुरल प्रॉपर्टी है क्योंकि भगवान ने दिया है। अरे यार, जैसे एक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, सुना है कभी आपने? क्या होती है? इलास्टिसिटी क्या होती है? वाह, इस हिसाब से तो आप दुनिया के सारे डेफिनेशन जानते हैं। ह्यूमन, इंसान, क्या है इलास्टिसिटी? लचीलेपन को इलास्टिसिटी नहीं कहते। हाँ जी बताइए, क्या 11th कितने लोग पढ़े हो भैया? किसी बॉडी को डिफॉर्म कर दिया जाए और अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को फिर से गेन कर ले तो उसे बोलते हैं रबर ज्यादा इलास्टिक है या स्टील? क्यों? गेन तो रबर कर लेता है। नहीं सर, वो अरे क्या नहीं सर, माइक्रो लेवल पे हमें दिखाई नहीं देता है। रबर का? नहीं सर, स्टील नहीं दिखाई देता है, अच्छा, वरना स्टील ही करता है मैक्सिमम। क्या रबर अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन नहीं करता है? करता है। तो करता है तो इलास्टिसिटी है ना उसके पास। फिजिक्स कहती है रबर के पास इलास्टिसिटी नहीं है। फिजिक्स कहती है रबर के पास इलास्टिसिटी, वो इलास्टिक मटेरियल है ही नहीं। धोखा हो गया। मैं आपको बताता हूं इलास्टिसिटी क्या है। किसी भी मैटर को, कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, सॉलिड लिक्विड गैस, उसको जब आप डिफॉर्म करना चाहेंगे यानी उसके शेप साइज को बदलना चाहेंगे, उसको विकृत करना चाहेंगे, तो वो उसका विरोध करेगा, अपोज करेगा। जैसे मैं इस पेन को मोड़ना चाहूं, इजिली मुड़ेगा या मुझे इफर्ट करना पड़ेगा? अरे बोलो यार, ऐसा तो नहीं होगा मैं कहूंगा सुनो तुम मुड़ते क्यों नहीं हो, तो कहेगा जी सरकार। विल इट हैपन? क्या ऐसा होगा? मुझे इफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये विरोध कर रहा है मुड़ने का, हाँ या ना? तो डिफॉर्मेशन के विरोध करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को इलास्टिसिटी कहती है। तो अब बताओ ज्यादा विरोध कौन करेगा, स्टील की बॉल या रबर की बॉल? कोई बोल ही नहीं रहा, कौन सी बॉल? तो ज्यादा इलास्टिक कौन हो गया है? सॉलिड लिक्विड में कौन ज्यादा इलास्टिक है? लिक्विड और गैस में कौन ज्यादा इलास्टिक है? समझ में आ गया? हो गया काम तमाम। अब कोई ये सवाल करे कि एक बात बताइए, ये इलास्टिसिटी क्यों है? व्हाई दिस इलास्टिसिटी एग्जिस्ट? तो मैं बोलूंगा इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है। अब आप पूछे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन क्यों होता है, तो एक जगह जाकर के आप अनआंसर्ड हो जाओगे, फिर वहां पर आएगा क्योंकि भगवान ने इसको ऐसा बनाया है। अरे हाँ या ना? तो गॉड हैज गिवन सम लॉज एंड सम, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनको हम नेचुरल लॉज कहेंगे और क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नेचुरल प्रॉपर्टी, नेचुरल लॉज, नेचुरल प्रॉपर्टीज। यस और नो? इन्हीं का अध्ययन, इन्हीं की स्टडी क्या है? फिजिक्स। इन्हीं की स्टडी क्या है? समझ में आया नहीं आया? लॉज और प्रॉपर्टी की मदद से हम इंसान करते हैं इनोवेशन। क्या करते हैं? क्या करते हैं? आविष्कार। यानी आविष्कार भी फिजिक्स का हिस्सा हो गया। अरे यार, जब इसको अप्लाई करके ये कर रहे हो तो ये भी तो फिजिक्स का हिस्सा हो गया। अरे भैया, किसी की संतान हुई तो उसी का तो अंश कहा जाएगा। ये विश्वास नहीं कर रहे, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई। तो इनोवेशन किसकी औलाद है? लॉज एंड प्रॉपर्टीज की। हम लॉज और प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं और उससे आविष्कार कर देते हैं, और वो आविष्कार किसका हिस्सा हो गया? फिजिक्स का। यानी फिजिक्स के कितने हिस्से हो गए? 3। कौन कौन? लॉज, प्रॉपर्टी और क्या पंखा है फिजिक्स का हिस्सा है कि नहीं है? डल रिस्पॉन्स है या नहीं है? मुझे मजा नहीं आ रहा भाई, मुझे लग रहा है मैं किसी मतलब वैसे मुर्दा लोगों के साथ बैठा हूं। मुर्दा दिल हैं, मुर्दा आप हैं। नाक में रुई लगा लो बेटे, आप जिंदा हैं, ठीक? तो लॉज, प्रॉपर्टीज। अच्छा, पंखा क्या हो गया? फिजिक्स का हिस्सा है कि नहीं है? क्यों? इनोवेशन है। एक इनोवेशन है कि नहीं है?
अरे बोलो भैया, समथिंग यू इनोवेट दैट इज पार्ट ऑफ फिजिक्स। और रियल साइंस फिजिक्स ही है। रियल साइंस कौन है? बायोलॉजी और केमिस्ट्री साइंस नहीं, इसीलिए लॉजी लगा और हिस्ट्री लगा है। और फिजिक्स में क्या लगा है? आईसीएस। क्या लगा हुआ है? फिजिक्स के लास्ट में क्या लगा है? तो ब्रांच होता है। ठीक है, ठीक? अरे यस और नो? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ब्रह्मांड के नेचुरल लॉज एंड नेचुरल प्रॉपर्टीज का अध्ययन ही क्या है भाई और बहनों? फिजिक्स है। हम लोग पूरे साल यही करने वाले हैं। लॉज प्रॉपर्टी, लॉ प्रॉपर्टी, लॉ प्रॉपर्टी, यही करने वाले हैं। किसी चैप्टर में लॉ आएगा, किसी चैप्टर में प्रॉपर्टी, और इसी में हमारा खेल चलता रहेगा। चैप्टर खत्म, पूरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। कुछ बेसिक पता चल रहा है जीवन में क्या होने वाला है? अरे हाँ या ना? अभी मैं फिजिक्स पढ़ा नहीं रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ाने लायक आपको बना रहा हूँ। ये बात समझिएगा, राइट? तो मैं आपको अभी उस लायक बना दूं कि आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं आखिर। अच्छा, अब हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं, कोई मान नहीं रहा है। वी आर ह्यूमन बींग्स। तो हमने क्या किया है? लॉज और प्रॉपर्टीज की अध्ययन करना है हमको। किसका अध्ययन करना है? किसकी स्टडी करनी है? लॉस और प्रॉपर्टीज। यस और नो? अब लॉस प्रॉपर्टीज में कई तरह के लॉस आपको, कई तरह की प्रॉपर्टीज मिल सकती है। जैसे फिजिकल मिलेगी, केमिकल मिलेगी, बायोलॉजिकल मिलेगी, राइट? ये सब आपको प्रॉपर्टी मिलेगी बहरहाल। तो हम लोग फिजिकल वाले की पढ़ेंगे, है ना? हम लोग किसकी पढ़ेंगे? यानी मैटर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जितनी हो जाएंगी। सही बात है कि नहीं? अरे यस और नो? तो लॉज एंड प्रॉपर्टीज का हमें अध्ययन करना है, स्टडी करनी है। क्लियर? और लॉज और प्रॉपर्टीज का जब हमें अध्ययन करना है, स्टडी करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ टर्म्स यूज करने पड़ेंगे। क्या यूज करने पड़ेंगे? कुछ टर्म्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने ये पेन को छोड़ा, तो ये कहां जाएगी? जमीन पे जाएगी। इस बात को, इस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक लॉ है। क्या नाम है लॉ का? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, है कि नहीं है? अब अगर मैं कहूं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, यानी व्हाट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप मेरे से बोलोगे जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के स्क्वायर के, समथिंग लाइक दिस आप कुछ बोलोगे। अगर आपने पढ़ रखा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो सुन लीजिए। क्या आपने ऐसा कभी सुना है? अरे हाँ ना बोलो। सुना नहीं सुना है? सुना है? तो आपने कहा भैया बला 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 बला, ठीक। आपने ग्रेविटेशन के नियम को बताने के लिए क्या फोर्स शब्द का प्रयोग किया? किया नहीं किया? और किसका किया? और किसका किया? किया कि नहीं किया? तो हम लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रॉपर्टीज को समझने और पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स का प्रयोग करते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं टर्म्स, इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? अरे बोलो भैया, क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। हैव यू गॉट इट? क्या कहते हैं इसको? समझ रहे हैं कि नहीं आप? कोई भी आप लॉ को एक्सप्लेन करना चाहते हो, किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना चाहते हो, यू हैव टू यूज सम टर्म्स। कुछ आपको शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। उन शब्दों को ही हम क्या कह देते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियां। इतने तक सबको क्लियर है? सबसे पहले बात कहां से शुरू होती है? ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से। बोलो भैया। और यूनिवर्स में भगवान ने क्या दिया है? लॉज दिए हैं। और क्या दिए हैं? सब कुछ का एक नियम है। बिना नियम के ब्रह्मांड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इवन आपके कामयाब होने का भी नियम है। समझ रहे हैं? कुछ लोग ये आपसे कहेंगे, कोई मर गया तो कहेंगे भगवान की मर्जी थी,
कि ये मर जाए, भगवान ने इसे मार डाला, तो आदमी का विश्वास उठ जाएगा कि देखो मेरे हंसते खेलते अब्बा को भगवान ने मार डाला, ये तो गलत किया, भगवान गलत कर रहा है। तो आपका भगवान के प्रति जो विश्वास है, फेथ है, वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि आप जिंदगी में होने वाली घटनाओं के लिए किसको जिम्मेदार मानने लग रहे हैं? भगवान को नहीं। आपके जिंदगी में होने वाली घटनाओं के पीछे कौन जिम्मेदार है? लॉज एंड प्रॉपर्टीज। कौन जिम्मेदार है? अगर कोई मर गया ट्रक के नीचे आके, तो भाई आया क्यों? अरे हाँ या ना? डेथ इज एन एक्सीडेंट और डेथ इज अ प्रोसेस। बायोलॉजी क्या कहती है? आप बताओ, डेथ क्या है? बताओ ना मुझे। डेथ का डिफिनीशन क्या है? डेथ इज अ प्रोसेस। डेथ प्रोसेस है। रिसाइकलिंग नहीं। रिसाइकलिंग क्या मतलब? मर गया तो फिर जिंदा वो, मतलब इस सिस्टम में मटेरियल का रिसाइकलिंग करना होता है, इसलिए डेथ जरूरी है। नहीं, ऐसा भी नहीं। ऐसा ही आप जीते मैं हारा। भाई अभी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, अभी मैं आपसे बात करूंगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो भैया, क्लियर है? हर चीज एक प्रोसेस है भाई और बहनों। अगर आपके जिंदगी में कुछ भी हो रहा है उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, प्रोसेस जिम्मेदार है। हाँ, एक बात है कि उस प्रोसेस में भगवान का कंट्रोल चलता है। चाहे तो जैसे एसी है आपके घर में लगी या पंखा लगा है, पंखा फूक गया, आपकी गलती है? बोलो यार, पंखे की गलती है? प्रोसेस की गलती है। पंखा चला, फूक। लेकिन मालिक चाहे तो उस कॉइल को फूकने से बचा सकता है। कैसे? उसकी ऑयलिंग ग्रीजिंग कायदे से कर दे। अरे हाँ या ना? तो भगवान चाहे तो आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वो जो हो रहा है उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। नेटवर्क गॉन या आ रहा है? आ रहा है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपको समझना पड़ेगा, एवरीथिंग इज अ प्रोसेस। एवरीथिंग इज अ प्रोसेस। देयर इज नथिंग मिरेकल और मैजिक। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपको? तो मेरे भाइयों बहनों, फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? इन्हीं नेचुरल प्रोसेसेस और क्वांटिटीज के अध्ययन के लिए यूज किया जाने वाला टर्म, हमने उसे क्या कह दिया? फिजिकल क्वांटिटी। और हम इंसानों ने अपनी सुविधा और अपनी ज़रूरत, अपनी कन्वीनियंस और अपनी नेसेसिटी, जो भी हमारे पास जो हमारी ज़रूरतें आती गई, उनके हिसाब से हमने तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाई, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती गई और हमारी जिसमें जिसमें सुविधा थी। तो we have created lots of physical quantity to explain lots of phenomenon। इस पृथ्वी पे होने वाली तमाम घटनाओं को बताने के लिए, समझने के लिए हम लोगों ने किसको पैदा किया, किसको इंट्रोड्यूस किया? फिजिकल क्वांटिटी। अरे हाँ या ना? क्या पैदा कर दिया? क्या जान दिया? फिजिकल क्वांटिटी। ये कन्वेंशनल है ना? अरे बोलो यार भाई, ये बेंच है या कुत्ता है? अगर मैं कहूं कि ये कुत्ता है तो ये भौंकेगा? बोल ही नहीं रहे हो यार। क्या ये भौंकेगा? क्या नहीं। और कुत्ते को बेंच कह दूं तो आप उस पर बैठ जाओगे जाके? अरे बोलो यार। लेकिन वो बदल जाएगा क्या? अरे बोलो। लेकिन हमने कन्वेंशनली इसको क्या कहा है? बेंच। और उसको क्या कहा है? कुत्ता। अरे यस और नो? अगर आप कन्वेंशन बदल दोगे तो आपको दिक्कत होगी। अब आप किसी के पास जाओ और अपने दिनचर्या के बारे में बताओ, आपको आज ना मैं कुत्ते पर बैठ के पढ़ रहा था, बाहर बेंच भौंक रहा था, तो लोग आपका इलाज कराने के बारे में सोचेंगे नहीं क्या? तो कन्वेंशन पे सवाल मत करिएगा कभी मेरे से, कभी सवाल मत करिएगा कन्वेंशन पे,
ठीक। जहां मैं कन्वेंशनल बात करूंगा आपको उस पे सवाल नहीं कर, क्योंकि कन्वेंशन का मेरे पास जवाब नहीं है। सड़क पे किधर चलना चाहिए, बाएं या दाएं? यूपी वाले तो बोलते हैं जहां जगह मिले। चलो कुछ लोग को पता, भगवान का शुक्र है, कई लोग को कंफ्यूजन। लेफ्ट चलना चाहिए? अरे बोलो भाई। लेकिन क्या राइट नहीं चला जा सकता? चला जा सकता है, लेकिन अगर आप राइट चलोगे तो आपको लगेगा लोग जल्दी वापस आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ना मेरा चुटकुला नहीं समझ पाते। अगर कभी आपको मेरा चुटकुला न समझ में आए तो आप बहुत कस के हंस दीजिएगा, क्योंकि आप समझ जाइएगा लेवल से ऊपर का है। ठीक बात है। कन्वेंशनल चीज़ों पे कभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, फिजिकल क्वांटिटी तक मामला आप सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अरे हाँ या ना? अब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे सामने कुछ और समस्याएं जागृत होंगी। क्या जागृत होंगी, क्या हमारे सामने पैदा होंगी समस्याएं, उन समस्याओं पे मैं आपसे बात करता हूं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं भाइयों बहनों, और ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आप में से कोई आज तक फिजिक्स नहीं पढ़ा है, पहली बार आप पढ़ रहे हैं। ठीक बात है। और एकदम टॉप तक ले जाएंगे, बिल्कुल दिमाग हिल जाएगा आपका, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। अंकल आप आइए, आप ही कह रहा हूँ प्लीज। ठीक है, खुद आए थे आप कि हवा चल रही थी? हवा चल रही। ठीक है, बात नहीं। इन्हें देख के आपको लग रहा होगा कि हमारे देश में अकाल पड़ता है, और आप मुझे देख के समझ सकते हैं क्यों पड़ता है। नहीं समझे आप? अच्छा, जो लोग को चुटकुला समझ में नहीं आया ना, वो बाद में समझा करें, ठीक है। तो अभी देखो ये भैया दिख रहे हैं आपको, थोड़ा इधर आ जाइए। हम ये ऐसे क्या कर रहे हैं? शाहरुख खान है क्या? ठीक है, सेलिब्रिटी है ये, इनको रख लेना, ठीक है। तो मैं ना, आप बुरा तो नहीं लग रहा आपको? मैंने आपको बुला लिया, ठीक है। बुरा तो नहीं माने आप? नहीं सर। मान भी जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। नहीं, मतलब बता दें, वैधानिक चेतावनी, स्टॉटरी वार्निंग, यू कांट डू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एडमिटेड। तो मैं ना इनके ऊपर फोर्स लगाने जा रहा हूं, ठीक। आप क्या कह रहे हैं? हे भगवान, ये बाहर चले जाएंगे तो नीचे चली जाओ, कैच कर लेना कि मेरा लाल आ गया। मैं आप लोग को एक और वैधानिक चेतावनी दे रहा हूं, क्लास के बीच में कुछ मत बोलिएगा, वरना आप जितनी तेजी से बोलेंगे मैं उतनी ही तेजी से आपको वापस कर दूंगा। ठीक बात है। और डबल मसाले के साथ। बहन, अभी आप नहीं हैं, फिर आप बोलना बंद करेंगे। उनसे पूछो, वो जो किनारे बैठी है, बताया जाए। तो ये अंकल आपको भैया दिख रहा है आपको? थोड़ी देर के लिए हम इन्हें डेड बॉडी मान ले रहे हैं, हालांकि बात एक ही है। अरे यस और नो भाई, मैं इन पे फोर्स लगाने जा रहा हूँ। भाई लहराइए नहीं, सीधे खड़े रहिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। वेरी गुड। हवा तेज तो नहीं है? ठीक है। तो मैं इनके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। अभी देखो क्या है भाई, यहाँ ये एक्टिंग नहीं करनी है, क्या डिशकी ऐसा थोड़ी करना भाई। मैंने आई हैव अप्लाइड फोर्स, राइट। आप समझिएगा कि सेंस को समझिएगा, ठीक है। लगाया मैंने फोर्स, मैंने 3 बार फोर्स लगाया। अरे मैंने भैया पे 3 बार फोर्स लगाया, क्या तीनों बार एक जैसा इफेक्ट दिखा? हैं? बोलो भाई, अलग अलग तरह का इफेक्ट दिखा? मैंने कुछ तो चेंज किया, भैया चेंज किया? बोलो भाई, फोर्स लगाना चेंज किया? फोर्स लगाना चेंज किया, मैं ही फोर्स लगा रहा हूं, मेरे अलावा कोई और लगा रहा है क्या? फोर्स तो मैं ही लगा रहा हूं ना, तो फिर मैंने क्या चेंज किया? कुछ तो बदला है। अरे यार बोलो भैया, कुछ तो बदला है। क्या बदला है? अरे रुक जा भाई, मैग्नीट्यूड का ही तो इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, तो बीच में मैग्नीट्यूड घुसड़ दे रहे भाई मेरे। मैंने बदला है हाउ मच फोर्स, हाउ मच मैंने जितना फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, वो कितना मैंने बदला है। अरे यस सुनो, आप मार्केट से शक्कर खरीद के लाए,
तो मैं पूछूंगा ना कितना लाए, हाउ मच, राइट? उस हाउ मच को मैंने बदल दिया, कितना को मैंने बदल दिया, बदला कि नहीं बदला? उस कितने को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है एक आइटम, नाम है मैग्नीट्यूड। क्या नाम है? समझ में नहीं आया तो मैंने क्या बदला भैया के ऊपर? फोर्स का मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि नहीं है? बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच। फिजिकल क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन आपके पल्ले पड़ा? और यार लॉज को और उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो शब्द लिया वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में कितना फिजिकल क्वांटिटी है, वो कितनी है, उसकी वैल्यू को समझना है, उसके अमाउंट को समझना है, तो हमें क्या जानना होगा? लेकिन मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? कितना कितना? अरे भाई कितना कितना तो एक लिटरेचर का वर्ड हो गया। मैथमेटिकली कितना का क्या मतलब है? तो व्हाट डू यू मीन बाय कि मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होगा? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होगा? व्हाट विल बी द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड? गणितीय व्याख्या क्या है परिमाण की? हिंदी बोला मैंने। तो मैग्नीट्यूड दो चीज होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब कोई संख्या। मेरे भाइयों बहनों, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मतलब है? कोई संख्या। ठीक बात है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मतलब हुआ? कोई संख्या। और साथ में होती है यूनिट। यस और नो? साथ में क्या होती है? यानी मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट अ संख्या एंड यूनिट। जैसे मैंने भैया के ऊपर फोर्स लगाया था। अरे बोलो यार। तो मैंने कहा कि आपने पूछा कितना फोर्स लगाया था, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए। तो मैंने कहा मैंने इनके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था। तो इसमें 10 क्या है? और न्यूटन क्या है? समझ में आया? तो पहले मैंने फिजिकल क्वांटिटी समझाई, कन्फर्म है? फिर मैंने फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड समझाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये आइटम क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। NU इज द मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू तो कोई संख्या होती है। यूनिट क्या चीज है? यूनिट बताइए। व्हाट इज यूनिट? इकाई क्या है? किसी फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भौतिक राशि में के मैग्नीट्यूड में यूनिट क्या चीज होती है? यूनिट एक मिनिमम वैल्यू है जो स्टैंडर्ड है, जिसे हम माने हैं, यानी आर्बिट्रेरी है, काल्पनिक है। अरे यार मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड वैल्यू है यूनिट। काल्पनिक है? अरे भैया बोलो, मेरे भैया लोग, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या? कैसी है बताओ ना। आर्बिट्रेरी, काल्पनिक, और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब मानी गई वैल्यू है, मानी जाती है, या ना? एक आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड वैल्यू है। जैसे मेरे से आपने मेरे से कहा कि जरा इसकी लंबाई बताइए। ये जो बोर्ड है, ये जो पैनल है, मुझे इसकी लंबाई बतानी है। मैंने अभी अभी एक यूनिट बना दिया, लेटेस्ट बित्ता। अरे बोलो भाई, मैंने इसे क्या बोल दिया? आपने पूछा बित्ता कितना, मैंने बोला ये बित्ता। फिर मैंने इसे नापा, 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता, 4 बित्ता, 5 बित्ता, 6 बित्ता, और मैंने लिखा 6 बित्ता। व्हाट इज बित्ता? व्हाट इज बित्ता? और व्हाट इज 6? बित्ता इज यूनिट। क्या ये एक काल्पनिक वैल्यू है? बोलो यार। क्या ये स्टैंडर्ड है, मानी गई है? अरे बोलो भाई। तो बित्ता इज अ यूनिट। अब वो अलग बात है कि ये बित्ता चलता ही नहीं, चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा बित्ता आपका बित्ता अलग बित्ता। अरे बोलो बित्ता, मतलब भैया नहीं क्या समझ में आया? यूनिट कैसी होती है? आर्बिट्रेरी होती है और
दीदी, अच्छा दीदी से मैं पूछ रहा हूँ, इधर वाले दीदी ना बोले तो आर्बिट्रेरी है और स्टार। समझ में नहीं आया? आया नहीं आया? तो अब क्या है ना कि दुनिया में अलग अलग देश हैं, अलग अलग इलाके हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से यूनिट बनाना शुरू कर दिया, अलग अलग क्वांटिटी की। ठीक बात है? उन्होंने अपनी अपनी यूनिट बनाना शुरू कर दिया। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है हम लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे, कोई कहता है हम मीटर में नापेंगे, कोई कहता है हम किलोमीटर में नापेंगे, एक उधर से आता कहता है हम फुट में नापेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपी में हिंदी या भोजपुरी बोली जा रही है, केरला में जाके भोजपुरी बोलो क्या है? तनी नारियलवा दे दो, उसका तो फाइल नॉट फाउंड हो जाएगा ना। अरे हाँ या ना, यस और नो? या उधर से कोई आके कुछ आपसे ऐसे बोल दे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर हम चाइना जाएं तो हम कौन सी भाषा बोलेंगे? आती है आपको? तो फिर कैसे बोलोगे भाई? सीखेंगे। हम चाइना जाएंगे तो क्या बोलेंगे? इंग्लिश। फ्रांस जाएंगे तो कोई बोल ही नहीं रहा, क्या बोलेंगे? इंग्लिश ही तो नहीं बोलेंगे। हम किसी भी देश में जाएं तो क्या हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? क्यों? मैं बोलूं बेटे, मैं बोलूं? क्योंकि सभी की सहमति से बनाई गई ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? अंतर्राष्ट्रीय। सब ने कहा कि भैया सारे देश मिलकर कहते हैं हम सब सहमत हैं, अंग्रेजी में बोलो। क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज को आप यूज करते रहिए, बट व्हेन यू टॉक टू ईच अदर, हम लोग किस में बात करेंगे? इंग्लिश में। ठीक उसी तरीके से पूरे दुनिया में अलग अलग सिस्टम बनाए जा रहे थे यूनिट्स के लिए। CGS, FPS, MKS, फलाना ढिमाका, इसे बहुत से बनाए जा रहे थे। लेकिन 1960 के आसपास एक सिस्टम बनाया गया जिसे कहा गया इंटरनेशनल सिस्टम। क्या कहा गया? बोल ही नहीं पा रहे हो, क्या कहा गया? इंटरनेशनल सिस्टम। और यह सिस्टम पूरे दुनिया में मान्य है। इसको शॉर्ट में SI बोलते हैं। कई लोग सोचेंगे इंटरनेशनल सिस्टम है तो नाम IS होना चाहिए। SI क्यों है? क्योंकि इसका नाम इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है, इसका नाम है सिस्टम डी इंटरनेशनल। सिस्टम डी इंटरनेशनल, दिस इज द रियल नेम। और उसको अंग्रेजी में क्या? ये अंग्रेजी नहीं है, कह रहे लिखा तो अंग्रेजी में ही, ग्रीक है। ये क्या है? इंग्लिश। इंटरनेशनल सिस्टम, SI। यस और नो? जैसे आप लोग नंबर लिखते हो, ये क्या लिखा है? नंबर के स्पेलिंग में O कहां आता है? बेटे नंबर के स्पेलिंग में O आता है? शॉर्ट फॉर्म में O क्यों आ गया? मतलब शॉर्ट में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए कि शॉर्ट कुछ और हो जाएगा। रमेश का शॉर्ट सुनीता, ऐसा हो सकता है? बोले राजेश का रंजीता कर दो शॉर्ट। अरे राजेश का राजू हो जाएगा, रंजीता थोड़ी हो जाएगा। नंबर के स्पेलिंग में O आता है क्या? लेकिन लिखते क्या है? लिखते हैं ना। एक्चुअली ये नंबर का शॉर्ट नहीं है, न्यूमेरो का शॉर्ट है। किसका? न्यूमेरो, ये वर्ड का ये शॉर्ट है। और न्यूमेरो को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर। अरे हाँ या ना? समझ में नहीं आ रहा क्या? तो वैसे ही क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम है, नाम क्या है? SI। ये पूरे विश्व में मान्य है, पूरे दुनिया में मान्य है। ये जो यूनिट निर्धारित कर देगा, दुनिया में हर जगह वही यूनिट चलेगी, चाहे US हो या चाइना, चाइना हो या इंडिया। राइट? yes, अरे हाँ या ना? हाँ। तो मैंने आपको 3-4 बातें समझाई। फिजिक्स क्या भला है? yes, क्या है?
ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद व्हाट? नेचुरल लॉज एंड प्रॉपर्टीज। यस और नो? पहला। दूसरा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? जितने नेचुरल लॉज या प्रॉपर्टीज हैं उनको समझने के लिए जिन टर्म्स का हम प्रयोग करेंगे दोज आर फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आ गया? अरे बोलो। और मैग्नीट्यूड क्या है? वो अमाउंट को बताता है और मैथमेटिकली वो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट है। अरे बोलो। एक बात ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि दुनिया में कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसके पास यूनिट ना हो, यानी ऐसा पॉसिबल है कि यूनिट ना भी हो। बिना यूनिट के भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उनको हम क्या कहते हैं? यूनिटलेस क्वांटिटी, इकाई विहीन राशियां, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। बहन आप जाग रही हैं? अरे तुम ही कह रहे हैं, बुरके वाली बहन। नहीं, आप क्या आगे वाली, बीच में जो बैठी है। आप तक मेरी आवाज़ जा रही है? जाग रही हैं आप? अच्छा, पता नहीं, मुझे लगा सो रही। समझ में नहीं आया? यस और नो? क्लियर है? तो चलिए अब इस बात पे नोट्स लिखिए। पहला पॉइंट बोलूं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बेटे आंखें दूर करके लिखिए। ब्रांच ऑफ क्या? साइंस डीलिंग विद नेचुरल लॉज, डीलिंग विद क्या? बहुत अच्छा बोला भाई बहन ने। नेचुरल लॉज हैं, कॉमा, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल क्या? बहुत अच्छा, फिनोमेना एंड प्रॉपर्टीज। एंड क्या भाइयों बहनों? प्रॉपर्टीज। ठीक बात है। और कौन सी प्रॉपर्टी? खास करके फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक बात है। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं भौतिक, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिख लिया आपने? बहुत अच्छा है, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल, बहुत अच्छा बोल रही बहन, क्वांटिटीज are the terms जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो बोर्ड पे देखा करें, मैं लिखता रहता हूं। टर्म्स यूज्ड टू स्टडी natural laws and properties, to study what? बहुत अच्छा बोला, natural laws and properties। yes or no? अरे क्लियर तो नहीं हो रहा कहीं? वेरी गुड। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा, मैग्नीट्यूड, अगला पॉइंट है ये, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी
मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is defined as, डिफाइंड क्या, एज लिखा आपने, डैश लगाइए, ये बॉक्स के अंदर जो मैंने लिखा वो लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक है, समझ में आया। एक्चुअल साइंस कौन है, बेसिक साइंस कौन है, फिजिक्स है ना, बाकी तो केमिस्ट्री बायोलॉजी इसी के डिसाइपल है, इसी के हिस्से है। केमिस्ट्री बायोलॉजी आर द स्टडीज, राइट। बोलूं? अरे ऐसा नो। अब देखिए क्या है कि जब भी मैं नोट्स बनवाऊंगा आपको तो बीच बीच में एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट लिखवा दूंगा, क्योंकि फिजिक्स के मामले में पूरा चैप्टर हमारे काम का नहीं है लैंग्वेज को लेकर के। जैसे बायोलॉजी में तो लाइन वाइज इंपॉर्टेंट होती है, पर फिजिक्स में ऐसा नहीं है। लेकिन जो लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, जो अपने काम की हैं, राइट, उनको हम क्या करने वाले हैं, उन्हें हम आपको नोट्स में लिखवा देंगे, ताकि आपको इस किताब को पलटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी मैं एनसीईआरटी के पॉइंट आपको लिखाऊं तो आप क्या करना, वहाँ पर एनसीईआरटी ऐसे लिख लेना, जिससे आपको पता रहे कि ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट पॉइंट है। ठीक, तो कोई भी डेफिनेशन या कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे लगेगा कि एनसीईआरटी से ही एज इट इज़ होनी चाहिए, तो मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक बात है, तो लिखिए, एनसीईआरटी का पॉइंट है ये। यूनिट is a basic arbitrary, जो लोग हिंदी भाषी वाले हैं वो लिख लेंगे काल्पनिक, स्टैंडर्ड, यूनिट इज अ क्या, यूनिट इज क्या, बेसिक, आर्बिट्रेरी, स्टैंडर्ड, वैल्यू और रेफरेंस, वैल्यू और रेफरेंस, वैल्यू और क्या भाइयों बहनों, रेफरेंस, वैल्यू और रेफरेंस। ठीक है, बोर्ड की विजिबिलिटी है ना, पीछे तक दिख रहा है ना, ठीक। कोई समस्या वाली बात है या नहीं है, क्लियर हो गया सबको? एनीबडी हैज़ एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? इन 3-4 बातों में कोई दिक्कत तो नहीं हुई अभी तक? क्या हम आगे बढ़ जाएं? अरे बढ़ जाएं कि नहीं बढ़ जाएं? यस। तो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा है? SI है, हाँ या ना? बोलो भैया। तो कहीं लिख लेना, SI is international ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये सिस्टम डी इंटरनेशनल, या ये इसको ऐसे भी कह सकते हो, सिस्टम इंटरनेशनल डी मेजरमेंट, ऐसे भी लिखते हैं ना फ्रेंच में। किसमें? ये सब जानने की कोई मतलब नहीं है, फ्रेंच में आप लिख सकते हो। ठीक, बहरहाल अपने को ऐसा ही जानना है। आगे बढ़ा जाए, यस और नो? तो क्या हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को समझा?
मैग्नीट्यूड को समझा क्या चीज होती है, और यूनिट्स तक हमारी बात पहुंच चुकी है। कहां तक पहुंची है? पक्की बात है, कहां तक पहुंची? यूनिट्स तक बात हमारी पहुंच गई है। अब थोड़ा सा हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी का। क्या चीज का क्लासिफिकेशन? जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हमने फिजिक्स के अंदर बना रखी है उसका हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन। तो आप हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। लिख लिया आपने? बोलूं? चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आप सब यहां बैठे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, आप लोग बैठे हैं यहां, मुझे आपका क्लासिफिकेशन करना है, मुझे आप लोग को बांटना है। तो मुझे सबसे पहले यह तय करना पड़ेगा कि मैं किस आधार पे आपको बांटूं, राइट? किस बेस पे बांटूं? तो मैंने तय किया कि मैं आपको बांटूंगा जेंडर के आधार पर। तो जेंडर के आधार पे दो ही कैटेगरी बन गई, मेल है फीमेल है। बाकी कोई हो बुरा ना माने। नहीं, आजकल नीट वाले भी तो तीसरा ऑप्शन देते हैं। इसमें हंसने कौन सी बात है बहन? मां कसम ऐसा है। तो जेंडर के आधार पे मैंने बांटा आपको, अरे हाँ या ना? लेकिन मैं अब इस आधार पे बांटने लग जाऊं कि कौन चश्मा लगाया और कौन चश्मा नहीं लगाया है। तो इस आधार पे सदस्य बदल जाएंगे कि नहीं? अरे मेंबर चेंज हो जाएंगे कि नहीं? बोलो भैया। तो आपके क्लासिफिकेशन का बेसिस तय करेगा, आधार तय करेगा कि कौन किधर जाएगा। आप लोग लड़के वालों की तरफ से एक एक करके पूछना पड़ रहा है। तो सबसे पहला बेसिस मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनीशन। किसके आधार पे? बोल ही नहीं रहे हो। किसके आधार पे? डेफिनीशन के आधार पे। नहीं क्या? किसके आधार पे? डेफिनेशन के आधार पे। चलिए बांटते हैं। अगर आप डेफिनेशन के आधार पे बांटना चाहते हैं तो दो तरह की क्वांटिटीज आपके सामने आएंगी। एक का नाम है फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज। कौन सी? फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी। और दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटीज। दूसरा कौन है? कोई बोल ही नहीं रहा है। क्या नाम है? डेराइव्ड क्वांटिटीज। पहला कौन है? और दूसरा कौन है? समझ में आया नहीं आया? फंडामेंटल या बेसिक, और दूसरी कौन सी है? डेराइव्ड। तो अब इस बात को पहले समझते हैं कि डेफिनेशन के आधार पे ये बंटवारा किया कैसे गया होगा। मतलब डेफिनेशन के आधार पे बांटने की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है? ठीक? यस और नो? देखिए, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए, जिन्हें परिभाषित करने के लिए, जिनके बारे में पढ़ने लिखने और समझने के लिए हमें दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे वर्क, कार्य। अगर मैं आपसे पूछूं भाइयों बहनों कि वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क, तो आपको वर्क को डिफाइन करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। किसकी किसकी? है जी? फोर्स की और जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी?
आप इनके बिना वर्क को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए अन्य क्वांटिटीज की जरूरत पड़ जाती है, उसे कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहते हैं? तो वर्क क्या हो गया? अरे वर्क क्या हो गया? पक्की बात है। लेकिन बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मास। बहुत अच्छा बताया। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मास, मास क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? कितने लोग हाई स्कूल पढ़े हैं? ओहो, मेनी ऑफ यू। तो मास क्या है बताइए बहन। हम नहीं बताएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल सही, बताइए क्या करें। मास इज द रियल वेट। वाह, गजब का गलत बताया आपने। वेट अलग चीज़ है, मास अलग चीज़ है भाई। फिजिक्स में वेट और मास अलग चीज़ है जी। कोई बता सकता है मास क्या है? भगवान से डरो, क्यों नहीं बता रहे? ऐ बहन, अमाउंट ऑफ मैटर को एक अलग ही बात होती है। अमाउंट ऑफ मैटर की यूनिट हो जाती है मोल। ये स्पेस ऑक्युपाइड, उस जगह को कहते हैं मास। हाँ बहन बताइए, आप बता रही। अरे बताइए, कुछ भी गलत सही बताओ बहन। आप बताओ सखी। सर वही है जो जिसका वेट हो नहीं होता। आप तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि किसी और का पढ़ा हुआ आपको बताना है? आपने जो पढ़ा वही बताइए। सर वही है जिसके पास वेट हो। जिसके पास वेट हो मतलब वेट क्या होता है? वही जिसके पास मास हो। आपका घर कहाँ? बोले शर्मा जी के घर के सामने। बोले शर्मा जी का घर कहाँ है? बोले मेरे घर के सामने। बोले अरे भैया दोनों का घर कहाँ? बोले आमने सामने। डेफिनेशन निपटा दिया। हाँ मास आप बता रहे थे, बताइए मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, सुना है कि नहीं? भाई आप बताइए। खड़े हो जाएं, बहुत अच्छा, मुझे आपकी तलाश थी। प्रॉपर्टी क्या मतलब भैया? प्रॉपर्टी जैसे हम लोगों की प्रॉपर्टी लाइफ है। हमारी प्रॉपर्टी लाइफ है। लाइफ एक प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सर। आपने ये कौन सी किताब पढ़ी है भाई? एलन से पढ़ा है, मेरे वहाँ पे एक एमजे स्टार सर हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं। हाँ, उन्होंने ही बताया है कि लाइफ इज अ प्रॉपर्टी। हाँ, लाइफ इज ए प्रॉपर्टी। अच्छा, पता नहीं वो किस तरह से उन्होंने डिफाइन किया होगा प्रॉपर्टी को। बहरहाल हम मास पे आ जाते हैं। मास इज अ प्रॉपर्टी। तो क्या मतलब है इसका? प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? ए दीदी शांत रहो, तुम पंचायत ना करो यहाँ। नहीं बेटा, हम तो बताएंगे ही। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि किस हद तक आपको सिखाना है। हाँ जी बताएं बताएं, प्रॉपर्टी का मतलब नहीं बता, ठीक है चलिए। हाँ, किसी सरफेस के अगेंस्ट जितना हम लोग फोर्स लगाते हैं वो उस स्पेसिफिक बॉडी का मास होता है। भगवान से डरो बेटा, हम लोग को मर के जाना है कहीं ना कहीं। ये क्या नरक का इंतजाम कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, ये दिन दहाड़े क्या बोल रहे हो? हैं फिर बताना चाह रहे हैं आप? हाँ बताइए। दैट इज मैटर नॉट मास। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। हाँ भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, माता खुजा रहे हो, मुंह से जिन निकलेगा क्या? कोई बात, आइए। अच्छा देख, वेरी गुड। चलिए बताया जाए। उन्होंने बात तो सही बोली, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, फिजिक्स या साइंस का कोई भी आप पार्ट पढ़ रहे हो, अगर उसमें विजुअलाइजेशन नहीं है तो फिर वो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। वो कॉन्सेप्चुअली आप बिल्ड नहीं होगे। एक होता है रट लेना और एक होता है देख लेना। देख लोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। अरे हाँ या ना, समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मास दिखा दूँ। दिखा दूँ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। भाई आप फिर से आ जाइए। सूर्यांश नाम आपका, आइए सूर्यांश भाई आ जाइए।
आप बुरा तो नहीं मान रहे? ठीक है। जो यहाँ आता है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अभी आएगा एक वीडियो आने वाली है जल्दी, ठीक है, टीज़र पड़ा हुआ है चैनल पे। तो ये सूर्यांश भाई हमारे आप लोग को दिख रहे हैं बेटे? आपको इतना बड़ा जानवर नहीं दिख रहा है? आप जानवर नहीं हैं? आप जानवर नहीं हैं, आप इंसान हैं। हम लोग तो जानवर हैं भाई, हम एनिमल ही तो हैं। एनिमल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो फिर जानवर ही तो हुए भाई। आप जंगली जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इन्होंने जंगली जानवर बोल दिया। चले, तो बहन आपको ये वेरी गुड बेटे, अच्छी, भगवान का शुक्र है। अच्छा, मैं ना सूर्यांश भाई, आप बुरा तो नहीं मानेंगे मैं आपके बारे में कुछ बोलूँगा? मैं सूर्यांश भाई के बारे में एक बात कहता हूँ कि ये ईमानदार हैं, बुरा नहीं मानना। अरे ये क्या हैं? अरे बोलो भाई, ये क्या हैं? ईमानदार, ऑनेस्ट, ठीक। यानी इनके पास एक प्रॉपर्टी है, ईमानदारी, ऑनेस्टी। अब मैं इनसे कहता हूं, सूर्यांश भैया ईमानदारी दिखाइए। कहां? क्या ये ईमानदारी दिखा पाएंगे? अरे बोलो भाई, क्या यहाँ पीछे पॉकेट में भी दिखा रहे हैं? इज इट पॉसिबल? नो। प्रॉपर्टी दिखती विकती नहीं। अब आप ध्यान से सुनिए, वो डस्टर वहां से उठाइए और वो पानी का गिलास वहां से उठाइए। थैंक यू। देख लिया कैसे उठता है भाई, थूक मत देना मेरे ऊपर। जो जगह घेरता है हम उसे मैटर कहते हैं। जो जगह विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। क्या इसने जगह घेरी हुई है? कोई नहीं बोल रहा है। क्या इसने जगह नहीं घेरी हुई है? ये नहीं क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको बता दूं, ये हाँ है, ये कुछ लोग हाँ, समझ में आ गया? अरे भाई कंफ्यूज नहीं करिए, एक तो बोला करिए पहली बात। तो कई लोग तो बोलते नहीं हैं, तो वो मुंडी भी अजीब तरीके से लाते हैं। समझ में आ गया? बोलो आप, समझो आया कि नहीं आया? क्या इसने जगह घेरी हुई है? जो जगह घेरे वो मैटर। क्या ये मैटर है? इसमें पानी है। अरे माँ कसम पानी है। उसने जगह घेरी हुई है, वो मैटर है। इस कमरे में हवा है, वो सूंघ के बता रहा। अरे है, तभी तो आप जिंदा हैं। तो मैटर है वो भी। मैटर की मुख्यतः 3 स्टेट होती है। मेनली बोला मैंने, और भी होती है लेकिन मेनली 3 है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आपको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? मैटर। क्या दिख रहा है? अंकल इधर आइए, आप इधर आइए, एक गिलास पकड़ लीजिए। थैंक यू। पीना नहीं। तो आपको जो दिख रहा है वो क्या है? अरे बोलो भाई। आपको भैया दिख रहे हैं कि ईमानदारी दिख रही है? हैं? राखी बंधवा लेना। भैया दिख रहे हैं? अरे यार हाँ या ना भाई, दिख रहे हैं? आपको मैटर दिख रहा है? इस मैटर के पास एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मास। अब थोड़ा फील लाते हैं, प्रॉपर्टी का फील लाते हैं। लाएं? जैसे मैंने कहा कि इनके पास क्या है? ईमान। ऐसे खड़े रहना है। लाओ भाई, ये भारी लग रहा होगा। हाँ हाँ, क्या जाने इनका ह्यूमरस अलग हो जाए। तो इनके पास प्रॉपर्टी क्या है? अरे बोलो भाई। अगर मैं इनसे कहूं कि सूर्यांश भाई ईमानदारी दिखाइए, कह रहे हैं आई कांट शो इट। यस, शी इज राइट। आई एम सॉरी, ही इज राइट। अरे यार हाँ या ना? क्या ये ईमानदारी शो कर सकते हैं? तो फिर क्या भरोसा कि ये ईमानदार है? क्या कह रहे हैं? ये कह रही कि मैं दिखा सकता हूँ ईमानदारी। ये कह रही कि ईमानदारी दिखा सकते। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, चमड़े का जबान है उनका। बहन मोबिल पी के आती हैं। आप इधर देखो यार, ये बीच में नहीं बोलो भाई, मुझे समझाने दो। तो भैया दिख रहे हैं, ईमानदारी दिख रही है आपको? ईमानदारी दिख रही क्या?
क्या ईमानदारी कोई देखने वाली चीज है? मैं बोलूं बताओ ईमानदारी कैसी होती है? अरे ये क्या बेहुदा सवाल है। ईमानदारी इज अ प्रॉपर्टी, देयर इज नो इमेज ऑफ ईमानदारी। फिर कैसे पता चला ये ईमानदार है? माथे पे लिखा है क्या? अरे बोलो, ठप्पा लग के आया है क्या? नहीं। मान लीजिए ये हजरतगंज मार्केट में जा रहे थे, इसमें हंसने कौन सी बात है भाई? आप नहीं जा सकते? जा रहे थे, आगे एक व्यक्ति जा रहा था, उसके जेब से उसका पर्स गिर गया, उसमें पैसा भी था इत्तेफाक से। अगर इन्होंने उठा करके दे दिया तो आप क्या बोलोगे? ईमानदारी है। और नहीं दिया तो ईमानदारी नहीं है। यानी कभी प्रॉपर्टी दिखती घटनाओं से यह बात तय होती है कि यह प्रॉपर्टी इसके पास है। जैसे लोग आपसे जब नए नए मिलते हैं तो अपने बारे में खूब झूठ बोलेंगे। आप सभी बोलते हैं झूठ, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आई एम लाइक दिस, आई डिड। वो तो धीरे धीरे पता चलता कौन कितना मक्कार है। घटनाओं से प्रॉपर्टी पता चलती है। अरे बोलो यार, कि देख के पता चल जाती है। देखने में तो सब अच्छे लगते हैं। अरे वेरी गुड, आप नहीं समझे। तो ये देख करके क्या इनकी भैया ये क्या हुआ? हंसी आ रही है आपको? तो उसको कहो अभी ना आए। भैया दिख रहे, ईमानदारी दिख रही है? ईमानदारी दिख रही क्या? लेकिन एक इवेंट से पता चलेगा कि ये ईमानदार हैं, इनके पास ईमानदारी है। मैंने क्या कहा कि हर मैटर के पास एक प्रॉपर्टी है। आप जो देख रहे हो वो मैटर है। आप जो देख रहे हो क्या है? और मैं क्या बोल रहा हूं, इसके पास क्या है? एक प्रॉपर्टी है। नाम क्या है? अरे बोलो। अब आप मेरे से कहो एक बात बताइए, ये मांस देखने में कैसा होगा? ये आप वैसे ही सवाल पूछ रहे हो जैसे ईमानदारी देखने में कैसी होगी। उसकी कोई शक्ल सूरत, तो फिर कैसे पता चल रहा है कि इसके पास मांस है? हमको दिखता मैटर है तो इसके पास मांस कहां से आया? मैं इसको छोड़ूंगा, कहां गिरा? जमीन में गिरा? उठाए प्लीज। कहां गिरा? अरे गिरा। क्यों गिरा? क्यों गिरा? इसका गिरना इस बात का सबूत है कि इसके पास मांस है। अगर मांस ना होता तो ये गिरता नहीं। तो आपको मैटर दिखता है या मांस? हैं? कभी मांस दिखेगा? एक प्रॉपर्टी है इसके पास जो दिखती। उस प्रॉपर्टी के होने के दो सबूत हैं। कितने सबूत? एक गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा सबूत है इनर्शिया यानी जड़त्व। हर एक के पास जड़त्व होता है, इनर्शिया होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मास। तो क्या ये प्रॉपर्टी आपको दिखती होगी? क्या वो प्रॉपर्टी आपको दिखेगी? अरे बोलो भैया, कभी दिखेगी? तो मास इज अ प्रॉपर्टी जो दिखती विकती, देख के कभी बताई नहीं जा सकती। बताने के दो ही तरीके हैं, या तो आप उसे धक्का देके देखिए या उसको गिरा के देखिए, यानी उसके ग्रेविटेशन फोर्स को देखिए या उसके इनर्शिया को देखिए, और कोई तरीका नहीं। फिल्मों में आप देखते हैं, बाहुबली फिल्म देखी होगी आप? कोई गैस सुन क्या हो क्या भाई? इतनी हंसी क्यों छूट रही? आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी। अब दिख रहा है कि बाहुबली इतना बड़ा पत्थर लेके जा रहा, आप भी सोच रहे हो। अब पीछे कैलाश खेर का गाना बज रहा है, तू ही है तू ही, पता नहीं क्या है। आप समझ रहे हो बाप रे बाप कितना बड़ा पत्थर लेके जा रहा है। अब बना थर्माकोल का है। क्योंकि आप क्या देख रहे हो, मैटर या मास? हैं? देख के मास का अंदाजा लगा सकते हो? नेवर, नॉट इट इज नॉट पॉसिबल। एक बहुत घिसा पीटा चुटकुला है, हर बार सुनाता हूं, अभी सुना देता हूं आपको। एक टीचर ने क्लास में बच्चे से पूछा कि 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई में कौन ज्यादा भारी है? लोहा। यही वो बच्चा है। तो बच्चे ने कहा 1 किलो लोहा। टीचर ने कहा पागल हो क्या? मैं कह रहा हूं 1 किलो लोहा है और 1 ही किलो रुई है, तो लोहा कैसे भारी हो गया? तो बच्चा भी इनकी तरह था, जवाब दिया उनको टीचर को। कहा सर आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए और हम आपको पता चल जाएगा कौन भारी है। जोक सपाट। अगर आप 1 किलो लोहा लोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा,
अरे यार बोलो। और 1 किलो रुई लोगे तो बहुत ज्यादा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्योंकि हम मास देख रहे हैं कि मैटर देख रहे हैं? इनके पास एक प्रॉपर्टी है, क्या नाम है उसका? मास, जिसका अंदाजा किससे लगाया जा सकता है? या तो इनर्शिया से या ग्रेविटेशनल फोर्स से। देयर इज नो थर्ड वे टू नो द मास। समझ में नहीं आया? आया नहीं आया? कुछ फील आई मास की? क्या हमें मास दिखेगा? कुछ शक्ल सूरत कैसा होगा? सिर्फ और सिर्फ हम इवेंट से जान पाएंगे। अब जैसे 2 लोग हैं, मान लीजिए 2 लोग हैं, मान लीजिए भैया और मैं हूं। हम लोग के पास मैटर है। अरे हम लोगों ने जगह घेर रखी है, इन्होंने कम, मैंने डबल। अरे हम लोग की जगह घेर रखी है कि नहीं घेर रखी? अरे बोलो भाई, ये सुनो। हम लोग एक तीसरे आदमी को बुला लें, ये भी रेस्ट पे हो और मैं भी रेस्ट पे हूं, तो किसे चलाना आसान है? भाई आप मुकम्मल हो चुके हैं। इनको चलाना आसान है, मुझे हिलाना मुश्किल है। अरे यार, इसका मतलब इनके पास इनर्शिया कम है, मेरे पास इनर्शिया, यानी इनके पास मास कम है, मेरे पास मास ज्यादा। अरे नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? तो मास के होने के कितने सबूत? कौन कौन? इनर्शिया एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मास दिखता है? हैं? मास क्या एक प्रॉपर्टी है जो दिखती विकती, और उसके जब वो दिखती नहीं है तो हम कैसे कह दें कि वो है? वो 2 तरीके मैंने बताए। जैसे ईमानदारी दिखती है, इनकी ईमानदारी दिख रही है, बोलो यार। लेकिन इन्होंने जिंदगी में 2, 3, 4 घटनाओं को अंजाम दिया जहां हमें पता चल गया कि ये ईमानदार थे। अरे हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? भाई सूर्यांश, आपके समझ में आया? पक्की बात है? श्योर? जाइए बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। क्लियर है? अरे यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अच्छा, अब मुझे बताओ आप लोग, मैंने मास को डिफाइन किया कि नहीं किया? मैंने किसी अन्य क्वांटिटी की मदद दी? मैंने सीधे कह दिया मास क्या है? प्रॉपर्टी। मास क्या है? और ये फंडामेंटल चीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टी पूरे ब्रह्मांड की, राइट? तो ये कैसी क्वांटिटी में चला जाएगा? फंडामेंटल। समझ में आया या नहीं आया? तो डेफिनेशन के आधार पे कितने तरह की क्वांटिटी है? कौन कौन? फंडामेंटल एंड, समझ में आया नहीं आया? अब दूसरा एक आधार आएगा, लेकिन अब मैं इसके आगे का जो मामला है वो अगले टर्न पे शुरू करूंगा। ठीक बात है? सबके समझ में आ गया? अरे यस और नो? आप इसे ना लिखे, मैं इसे फिर से लिखवाऊंगा। ठीक बात है? तो भाइयों और बहनों, आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। अभी मेरी स्पीड थोड़े 10 दिन तक, यानी अगले 10 लेक्चर तक लगभग स्लो रहेगी। ठीक है? अच्छा, थैंक यू बेटे। और फिर धीमे धीमे हम लोग इसको फास्ट कर लेंगे, राइट? मैं सिलेबस, आपके सिलेबस के बारे में पूरी तरह से मैं बता दे रहा हूँ कि क्या कैसे चीज़ है। देखिए, हम लोग सिलेबस को टारगेट कर रहे हैं कि हम 28 फेब तक सिलेबस समाप्त कर लें। कब तक? ठीक बात है? इसलिए आपकी हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी, 4 क्लासेस इन अ वीक, राइट? अभी फिलहाल आपकी क्लासेस होंगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, राइट? 10:30 से आपकी क्लास है, राइट? 2 घंटे की क्लास होगी एवरी डे, मतलब जो भी आपका एवरी टर्न, राइट? जून के बाद यानी जुलाई से ये क्लास सैटरडे के साथ साथ संडे को भी चलने लगेगी। क्लियर? यानी हफ्ते में कितनी क्लासेस आएंगी? 4 क्लासेस हो जाएंगी। ठीक बात है? ताकि हम 28 फरवरी तक सिलेबस को समाप्त कर सकें, और उसके बाद जो मार्च हमारे पास बचेगा उस मार्च में हम कराएंगे रिवीजन। समझ में आया? और अप्रैल आपके पास पूरा बचा रहेगा सेल्फ स्टडी के लिए। टेस्ट वगैरह जो है वो आपके शुरू होंगे 20 जून के बाद, राइट? क्योंकि एक आध चैप्टर थोड़ा निपटाएंगे और फिर उसके बाद शुरू होंगे। जो टेस्ट होगा वो 3 तरह का आपको टेस्ट मिलेगा। एक आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, समझ में आ रहा है? दूसरा आपको मिलेगा यूनिट वाइज टेस्ट, और तीसरा आपको मिलेगा पार्ट टेस्ट।
पार्ट टेस्ट, चौथा भी एक होगा, 4 है, फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ, ठीक है। कुल मिला जुला के इसमें आपके चैप्टर वाइज में 30 टेस्ट होंगे, क्लियर। यूनिट वाइज में 10 टेस्ट होंगे, पार्ट वाइज में 6 है, और इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही 6, ठीक बात है, समझ में आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली टोटल मतलब ये इसका नंबर आगे पीछे हो सकता है, टोटल 50+ टेस्ट होंगे, 50+ टेस्ट आपके होंगे, राइट। यूनिट जो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, जैसे आज चैप्टर हमारा खत्म हुआ, 2-3 दिन बाद चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएगा, फिर हमारा 2-3 चैप्टर एक साथ खत्म होगा, उसका यूनिट वाइज टेस्ट हो जाएगा, ठीक बात है। आप समझ गए कि नहीं? तो पूरी तरीके से जो चैप्टर वाइज टेस्ट है और यूनिट वाइज टेस्ट अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो पार्ट टेस्ट, जैसे 11th का टेस्ट होगा, फिर 12th का टेस्ट होगा, इस तरीके से सारे टेस्ट होंगे, ठीक। नोटिस बोर्ड आपके लगे हुए हैं, नोटिस बोर्ड पे आप देख लोगे कि कौन सा टेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। मॉड्यूल सबके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस मॉड्यूल से ही कराऊंगा भाई और बहनों, बिना मॉड्यूल के मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, ठीक बात है। आपको दिक्कत होने लगेगी, अगले टर्म से ही आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक और सूचना ये है कि ट्यूसडे को आपकी क्लास नहीं होगी, कुछ थोड़ा सा और यहाँ पर एक अरेंजमेंट होना है, तो इसलिए ट्यूसडे को आपकी क्लास नहीं हो रही है। यानी हमारी क्लास अब जो होगी वो 6 तारीख को होने के बजाय 8 तारीख को होगी। 6 तारीख है ना ट्यूसडे को, ट्यूसडे कौन सी तारीख है? 6 ही तो है यार, ये कैसे लोग, आज 3 है ना भाई, तो 4, 5, 6 ही तो हुआ। तो 6 के बजाय आपकी क्लास अब किस तारीख को होगी? 8 जून को, ठीक। 8 जून से हम कंटिन्यू हो जाएंगे। आपको ऐप पे एक्सेस मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, और ये पूरी की पूरी क्लास आपको अवेलेबल रहेगी, राइट। आप ऐप पे जा करके सेम वीडियो को देख सकते हैं, सेम क्लासेस को आप देख सकते हैं, ठीक बात है। अरे हाँ या ना, कभी किन्हीं कारणों से आपकी क्लास छूट गई, कोई बात हुई, तो ये जो मॉड्यूल है उसमें एक्सरसाइज 1 है और एक्सरसाइज 2 है, तो उन एक्सरसाइज का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक बात है। उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, सारे चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चंस मौजूद हैं वो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक। अगर आप कोई भी क्लास जैसे आपकी हो रही है, जैसे मान लीजिए मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चल रहा है ना, अरे हाँ है ना, उसकी डाउट क्लास भी चलेगी, वो मैं नहीं लूँगा, लेकिन डाउट टीचर्स होंगे, वो आपकी क्लास ले लेंगे, तो उसकी डाउट क्लासेस चलेंगी। जैसे आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो आप आकर के उस क्लास में आप देख लीजिए, नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, आप आइए और डाउट क्लास अपनी कर लीजिए। क्लास के पहले, क्लास के बाद मैं आपको यहाँ पर मिलूँगा, मेरे अलावा 2 लोग और मिलेंगे यहाँ पर जो आपको डाउट्स बताएंगे। सपोज कर लीजिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप आएँ क्वेश्चन पूछने के लिए, अरे हाँ या ना, तो सुबह 10 से लेकर के शाम 6 बजे तक, यानी 10 AM to 6 PM, इसके बीच में अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है, आप सीधे कोचिंग चले आइए और आकर के सवाल पूछ सकते हैं, ठीक बात है। व्हाट्सएप पे, इन सब पे कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आपको, तो व्हाट्सएप वगैरह पे मत पूछिएगा, उसका रिप्लाई आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है उसको मेंटेन करना, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा, तो या तो उसको लिख करके फ़ोटो खींचा जाए, या तो टाइप तो किया नहीं जा सकता है, ठीक बात है। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये डाउट आप पूछ सकते हैं। इतना श्योर है कि मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप पूरी क्लास, पूरे साल अगर ढंग से पढ़ ले तो 45 के 45 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक। और मुझे आपको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ा होगा उससे पूछ लीजिएगा। एक सबसे अच्छा तरीका, आप YouTube चैनल पे जाइए और उस पर मैंने एक रिवीजन क्लास चलाई थी, आप जाइएगा उसको देखिएगा। आप जब देखेंगे तो आपको ये ऑब्ज़र्व होगा कि जितना मैंने रिवीजन में इम्पॉर्टेंट और चीज़ें बताई थी, सब वही की वही उठ के सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में आई है, ठीक है। तो आपको सिंपली प्रिपरेशन करना है और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। क्वेश्चन खूब लगाने हैं, आप खूब क्वेश्चन लगाइए। मॉड्यूल में क्वेश्चंस की संख्या में कोई कमी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कुछ भी लगाना चाहते हैं आप लगाइए, आपकी मर्जी। आप किसी का मटेरियल लगाइए, कोई मैटर लगाइए, सब लगा लोगे। ब्रह्मांड का कोई भी मटेरियल अगर नीट लेवल का है तो आप लगा सकते हैं। क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग क्लास में नहीं करेंगे आप, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर आप ईयरफोन हैं तो ना गले में टांगिए ना कान में लगाएंगे, उसे झोले में डालिए,
गले में, कान में, जिसके भी ईयरफोन होगा कुछ दिनों के बाद, अभी तो थोड़ा सा ठीक है, लिबरल है, लेकिन उसे क्लास से मैं बाहर कर दूंगा, ठीक। क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे उतना ही आप सिलेक्शन के करीब जाएंगे। समझ रहे हैं? ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वहाँ पर लोग डिसिप्लिन्ड नहीं होते, और बिना अनुशासन के। आप अपने स्कूलों में पढ़े होंगे और आपको बताया भी जाता होगा अनुशासन ही धर्म है, बहुत फंडामेंटल चीज़ है। तो अनुशासन लैक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप कोई और कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, आप गलत कोचिंग में आ गए, ठीक है। तो कोई भी मोबाइल्स, आपका जो भी मोबाइल फ़ोन वगैरह वो बेंच पे नहीं होना चाहिए। आप या तो अपने पॉकेट में रखिए या फिर बैग में रखिए। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग क्लास में स्ट्रिक्टली वर्जित है, ठीक बात है। फ़ोन स्विच ऑफ होने चाहिए, नहीं तो वाइब्रेशन मोड में होने चाहिए। क्लास के बीच में फ़ोन का प्रयोग वर्जित है। वर्जित मतलब हाईली स्ट्रिक्टेड है, राइट। अगर आपको इन सब शर्तों पे आप क्लास नहीं कर सकते तो क्लास आप मत करिएगा, आप कोई और टीचर को ज्वाइन करिएगा। मंडी में बहुत से लोग हैं, आप किसी को भी करिएगा, कम फीस में भी पढ़ा देते हैं। लेकिन क्लास में रहिए तो सिलेक्शन के लिए पढ़िएगा, ठीक। आप आए हैं तो आप अपना समय खर्च कर रहे हैं ना, समय, धन भी खर्च करेंगे और आपके इमोशंस भी खर्च होंगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये सारी जो ताम झाम है सब बेकार। आप कितने अच्छे हो, कितने जानकार हो, कितने बुद्धिमान हो, इसका कोई लेना देना नहीं अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो। अब बहुत अच्छे स्मार्ट हो, बहुत बड़े लुकिंग स्मार्ट है, क्या बात है, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो सारी स्मार्टनेस बेकार है। आप बहुत दिमागदार हो, पड़ोसी अड़ोसी कहते हैं क्या बात है, अरे लड़का गजब का ब्रिलियंट है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ब्रिलियंसी किसी काम की नहीं है। आप उस पर गुमान मत करिए कि हम तो बहुत ब्रिलियंट हैं, हम तो अभी तैयारी कर ले हो जाएगा। अरे हुआ काहे नहीं समझे आप? क्या हो जाएगा ये नहीं, जो आपके पास है वही आपका है, आपको क्या हासिल करना वो दिमाग में रखिएगा, ठीक। तो आप जो पढ़ाई करिए, जब यहाँ पर आप आइए क्लास के अंदर एंट्री करिए तो आप डिसिप्लिन्ड वे में आइए और ये सोच के रखे आइए, मेरे लिए सब काम मत करिए, अपने लिए करिए। ये सोच के करिए कि भाई 23-24 इज द लास्ट ईयर फॉर मी, आई विल बी इन कॉलेज इन 24। समझ में आ गया? जिसने ये बात सोच लिया वही आप यहाँ पर कोचिंग करे, नहीं तो आप मत ज्वाइन करिएगा। मैं आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी फिर मेरी क्लास में, मैं उड़ा के फेंक दूंगा। हाँ, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको मज़ा बहुत आएगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन के बिना क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो उसको फॉलो करिएगा और एकदम एक सूत्री बना लीजिए कि हमें सिलेक्शन चाहिए। आप अपने मार्क्स डिसाइड करिए कि भाई हमें सिलेक्शन चाहिए, सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए। बोलो भैया, अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन चाहिए ना। यू शुड राइट योर नंबर, भैया हम 650 प्लस लाएंगे, इसके नीचे हम बात नहीं करेंगे। अगर आपको 650 चाहिए तो बायोलॉजी में कम से कम आप 340 प्लस जाइए, उससे कम में काम चलेगा क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर 160 प्लस चले जाइए आप, और फिजिक्स के अंदर 150 प्लस चले जाइए। आप 650, आप ये पूरे तीनों को मिला दीजिए, ये 650 प्लस बनेगा नहीं बनेगा? अरे बोलो भाई, नंबर का गेम है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको 340 बायोलॉजी नहीं आई तो बाकी बेकार हो गया। अगर आपके पास 150 फिजिक्स नहीं आई तो बेकार हो गया। 340 नंबर लाए बायोलॉजी में और यहां 100 नंबर कर दो, या 50 नंबर कर दो, या 40 नंबर कर दो। 40 नंबर कर दिए तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। अरे पक्की बात है। आप सोच रहे हो कि मैं 560 नंबर पाया है मैंने, अरे मैंने तो 560 पाया है, पर 40 नंबर और बढ़ाना, गलत सोच रहे हो आप। आपको 0 से 600 जाना है, क्योंकि 0 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका भी नहीं हुआ है। नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने रिजल्ट, अपनी मार्कशीट को डिसाइड करिए कि भैया हमें ये मार्क्स अटेन करना है इन 2024 एट एनी कॉस्ट, तब बात बनेगी, ठीक। रही बात फिजिक्स की, तो मैं आपको बस एक लाइन में बोलूंगा कि अगर आप मेरे से फिजिक्स नहीं समझ पाए तो फिर आपको कोई नहीं समझा पाएगा।
ये मतलब ऐसा नहीं है, मैं मतलब किसी उसमें नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये मतलब इतना बेसिक से अब नीचे जाओगे तो इसका मतलब ये आप कक्षा 8 भी नहीं पढ़े हो ठीक से, ठीक है। तो फिजिक्स की चिंता नहीं करिए, यहाँ पर आपको टारगेट करना है कि हम 150 प्लस से ज़्यादा नंबर, 150 प्लस नंबर लेकर के आए, कम से कम में 150 नंबर लेकर के आए। पेपर देखा आपने इस बार का? नहीं देखा है। क्या आपको नहीं लगता कि 150 नंबर लाने चाहिए कम से कम? लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए? तो हमारे दिमाग में ये टारगेट होना चाहिए, 150 प्लस हम टारगेट करेंगे फिजिक्स में, उससे नीचे का नहीं करेंगे, ठीक बात है। तो आप सीरियसली सिंसियरली अगर इस पे बनेंगे तो ही बात है। तो क्लास का ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 8 तारीख को क्लास होगी अब आज के बाद में, और बिल्कुल रेगुलर रहिए, क्लास में पढ़ते रहिए। कोई भी बात आ रही है क्लास में, अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, आपको लग रहा है कि यार ये बात मेरे समझ में नहीं आई, फ़ौरन हाथ खड़ा करिए, पूछ लीजिए, ठीक। कभी मत सोचिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इतना छोटा सवाल पूछ लिया, मेरी इज्जत का क्या होगा। जो चीज़ नहीं है उसका क्या हो सकता है? अभी तो आप अपनी इज्जत बना रहे हैं ना, अरे हाँ या ना, यू आर क्रिएटिंग योर वैल्यू, समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो एकदम स्टूडेंट जोन में रहिए। ये मत सोचिए कि मैंने छोटा सा मल्टीप्लिकेशन अगर पूछ दिया इनसे तो वो सब कहेंगे देखो इतना गधा है, इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। अरे कोई बात नहीं, हम आज गधे हैं, कल नहीं रहेंगे, नहीं समझे आप? अंडर एस्टिमेट अगर आप खुद को करते जाएंगे तो आप डाउनफॉल होगा आपका। ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट दोनों नहीं करना है, एस्टिमेशन सही होना चाहिए। वो बच्चा कामयाब हो जाता है जो अपनी औकात नापना सीख लेता है, जो ये सीख लेता है कि मैं किस औकात पे हूँ। अगर वो ये सीख लिया तो वो कामयाब हो जाएगा। अगर वो ये सीख ही नहीं पा रहा है, या तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर दे रहा है कि हम बेवकूफ़, हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर ओवर एस्टिमेट, हम हैं, फूट जाए तो बम है, बाकी सब पानी कम है, वहाँ गए तो खुद ही फट गए, समझ रहे हैं? तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, और आप आराम से फिजिक्स पढ़िएगा। एनसीईआरटी की बुक सभी लोग ले लीजिएगा, मॉड्यूल सभी लोग ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।